यस सर। चलो, तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने, बता देता हूँ अभी, ये जाते हैं हम सीधा सीधा इस वाले टॉपिक पे, या आपने समरी नोट्स पे, समरी नोट्स में से हमने क्या क्या क्लियर कर लिया था, हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखो, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। हमने सेक्शन 7 पढ़ा था कि सप्लाई किसको कहते हैं, यही पढ़ा था हमने सेक्शन 7 में। अब सेक्शन 7 में इसमें हमने पढ़ा था कि सप्लाई इंक्लूड्स 7(1)(a). ए कहता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स किस में लिखा था, जल्दी से बता दो, कौन सा सेक्शन था? 52 में। और सेक्शन सर्विस का किस में था? 104 और 102 था ना ये? चलो, अच्छा, फिर उसने बोला कि सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस एंड डिस्पोजल, है ना? मेड और अग्रीड टू बी मेड। अच्छा, अग्रीड टू बी मेड में हमें क्या क्या जरूरी होता था, जल्दी बता दो। अग्रीड टू बी मेड में हमें जरूरी होता था कि वो एडवांस में कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया होना चाहिए, ठीक है? फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का सेक्शन कौन सा था? 2, वेरी गुड, 231। क्योंकि मैं कंसिडरेशन कितना लेता हूं आपसे? 31। और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस में लिखा हुआ था? 217 में, ठीक है? यही था क्या? चलो, तो यहां तक तो हमने यहां पर पढ़ लिया था। तमीम, आवाज आ रही है? यहां तक हमने पढ़ लिया था। और मेड और अग्री टू बी मेड फॉर कंसीडरेशन, यहां पर यानी कि यहां पर हम बात कर रहे थे गुड्स की भी और सर्विस की भी, दोनों की बात करते हुए चलते थे। हम कहते थे कि यहां पर गुड्स और सर्विस की सप्लाई फॉर कंसीडरेशन होना जरूरी है और बिजनेस के लिए होना जरूरी है, तभी यहां पर वो सप्लाई होगा सेक्शन 7(1)(a) में, वरना वो सप्लाई नहीं होगा। दूसरा हम बात करते थे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते थे कि भैया इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया फॉर कंसीडरेशन यहां पर भी होना चाहिए, जो सेक्शन 7(1)(b), वेदर फॉर बिजनेस और नॉट, यानी बिजनेस पर्पस के लिए करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एग्जांपल लिया था कि मेरा ब्रदर है बाहर से, ठीक है? अब उससे मैंने अपने ऑफिस का प्रेमाइसिस को डेकोरेट करने के लिए क्या किया, मैंने इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली। तो जब मैंने उससे लिया और मैंने बकायदा उसको क्या पे किया है, कंसीडरेशन पे किया है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगी, कंसीडरेशन होगी, और बिजनेस पर्पस है तो भी कोई फर्क नहीं। अगर मैंने घर का जो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए सर्विस ली होती तो क्या कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो भी वो क्या चीज हो जाती, सप्लाई हो जाती, एज पर सेक्शन 7(1)(b) के हिसाब से, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था कि भाई सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 को रेफर करता था कि कुछ ऊपर के दो में क्या था, ये सर्विस के बारे में था, बी बताता था किसके बारे में, सर्विस के बारे में, ए बात करता था गुड्स और सर्विस दोनों के बारे में, और यहां पर दोनों में भी क्या होना चाहिए था, कंसिडरेशन होना चाहिए था। लेकिन हम जब सी की बात करते थे तो सी में बोला गया था कि विदाउट कंसीडरेशन भी कुछ चीजें जो हैं वो सप्लाई के दायरे में आ जाएंगी। यानी कि अगर हम बात करें, यही 3 सबसेक्शन हैं क्या, सॉरी यही 3 क्लॉज हैं क्या जिसमें हम सप्लाई प्रूव कर देते हैं? बोलो यस। अब तो ऊपर वाले दो में तो हमें कंसीडरेशन होना जरूरी है, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन, यानी कि कौन कौन सी 4 ट्रांजेक्शन ऐसी हुआ करती थी, 4 ट्रांजेक्शन, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन आए तो हम देखते हैं वो कंसीडरेशन है तो इन दोनों में फॉल करेगी, ठीक है, ए और बी में। और अगर कंसीडरेशन नहीं है तो हम सीधा सीधा जाते हैं उसमें किसमें देखने के लिए, शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 1 में की एक्टिविटीज में से अगर कोई एक्टिविटी सामने आ जाती है तो हम कहते हैं कि उसको, बोलो ना, क्या कहते हैं, कि वो सप्लाई के दायरे में आएगी। और हमने इसमें क्या कर लिया था, शेड्यूल 1 किस लिए होता था, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। बोलो क्या क्या चीज था, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, वेदर आईटीसी, आईटीसी बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। यानी कि हम क्या करते थे, यहाँ पर बिजनेस के एसेट्स को मैंने परमानेंटली किसी को सेल कर दिया। जैसे मैंने बिजनेस का लैपटॉप था, अब लैपटॉप को मैं एक एडिशनल लैपटॉप में खरीद कर लेकर आ गया था और मैंने कहा कि मेरा एडिशनल लैपटॉप पड़ा हुआ है यार, किसी काम का नहीं है, मैं अपने ब्रदर को दे देता हूँ, और विदाउट कंसिडरेशन मैंने उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, और जिस पर मैंने आईटीसी अवेल कर रखा है, आईटीसी बिजनेस में मैंने बुक कर लिया है। तो बताओ ना, आईटीसी बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, बुक कर लिया, तो क्या वो सप्लाई मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? बोलो, मानी जाएगी एज पर पैरा 1, एज पर, इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं क्या, पैरा, पैरा 1 शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन कौन सा आ जाएगा, सेक्शन 7(1)(c),
के हिसाब से वो सप्लाई मानी जाएगी, और मुझे एज अ बिजनेसमैन मुझे क्या पे करना पड़ेगा, उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऑल दो सर यहां पर तो हम अपने छुपा के दे सकते हैं अपने ब्रदर को, ये क्या पता लग रहा है किसी को भी, अरे बोलो ना, किसी को भी क्या, अब मोदी चेक करने आएगा क्या आपके घर में कि आपने वो सेल किया नहीं किया, अरे बोलो ना, या परमानेंटली आपने हटा दिया या नहीं हटा दिया, अपनी बुक्स में दिखाते रहो। तो मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर जीएसटी लगा हुआ है, लेकिन हम उसको छुपा लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे हम कैश में ट्रांजेक्शन कर देते हैं, या फिर ऐसी कोई बहुत सारी ट्रांजेक्शन है जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने बताया था क्या चीज, कि आपने अपने बिजनेस के लैपटॉप को अगर अपने किसी ब्रदर को दिया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जैसे मान लो ब्रदर है स्कूल में और स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, यूज करने के लिए आपने दिया, तो भी वो सप्लाई के दायरे में आ जाता है, और बाकायदा आपको एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस पर जीएसटी सामने वाले से कलेक्ट कर उसको देना है। कलेक्ट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या, सामने वाले को देना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा सर, पता ही नहीं चल सकता कि हमने उसको ये दिया है या हमने नहीं दिया, बोलो ना, बात सही है या नहीं है। यहां तक ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, अभी आएगा वो जो मैं बोल रहा हूं ना, अभी आएगा। मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे ऐसी चीजें प्रोविजंस हमारे किस में है, जीएसटी में है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो ना। चलो अभी आएगा आपके सामने, पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हम कर चुके थे। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको सही लग रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमारा रिवीजन हो जा रहा है इससे, है ना, ठीक है। चलो अब ये देखो, यहाँ पर जितने भी हैं ये पूरे के पूरे यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हैं, हम रिवाइज भी कर जाएंगे जल्दी से जल्दी ये सारी किताब, ठीक है। आ जाओ। तो सेक्शन हमारा यहाँ पर पेंडिंग चल रहा था, सेक्शन हम शेड्यूल पढ़ रहे थे, शेड्यूल पे थे। तो पहली एक्टिविटी हम निपटा चुके थे जो कि परमानेंट ट्रांसफर की बात थी। अब मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, सप्लाई ऑफ दूसरी यानी पैरा 2 की बात कर रहा हूँ, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें विदाउट कंसिडरेशन या कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन भी हम सप्लाई मानेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। समझ में आ रहा है कि इसको ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सप्लाई करोगे, ऊपर वाला किसके बारे में बात करता था, बिजनेस एसेट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में बात करता था क्या, बोलो ना। देखो ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए कि ये वाला सेक्शन क्लॉज, ये वाला पैरा, ये किस बारे में बात कर रहा है, गुड्स के बारे में बात कर रहा है, सर्विस के बारे में बात कर रहा है, बोलो समझ में आ रहा है क्या। ये वाला किसके बारे में बात कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस दोनों के बारे में बात कर रहा है क्या, बोलो ना। यस अच्छा, तो वो कह रहा है कि सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक बात बताओ मुझे, कह रहा है कि रिलेटेड पर्सन के बीच में, कह रहा है ए और बी के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और ए ने सप्लाई किया है बी को कुछ और बी ने कोई भी कंसीडरेशन उसमें नहीं पे किया है, उसको हम मान लेंगे क्या, पैरा, और ये दोनों अगर प्रूव हो जाते हैं या तो रिलेटेड पर्सन या तो डिस्टिंक्ट पर्सन, तो हम बोलेंगे ये जो ट्रांजैक्शन है ये सप्लाई मानी जाएगी, और सप्लाई मानी जाएगी तो ए को जीएसटी इस पर देना। बोलो बात समझ में आ रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं ये वाला पैरा, ठीक है। इवन वो विदाउट कंसीडरेशन क्यों ना हो, लेकिन अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो भी कुछ नहीं, लेकिन बिजनेस होना चाहिए। देखो विदाउट कंसीडरेशन तो है पर बिजनेस पर्पस के लिए लिया होना चाहिए ना, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए किया होना चाहिए, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा ये देखो क्या बोल रहा है वो, कह रहा प्रोवाइडेड that gift not exceeding 50,000 rupees in the value in financial year by an employer to employee shall be treated as supply of goods or service or both। क्या बोल रहा है वो समझो, कहता है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है या तो किसके बीच में होनी चाहिए, रिलेटेड पर्सन के बीच में होगी और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होगी। अच्छा रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन प्रूव नहीं हुआ, अगर ये दोनों रिलेटेड नहीं है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी विदाउट कंसिडरेशन वाली, बोलो ना। नहीं मानी जाएगी। तो क्या क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए, किसके बीच में होनी चाहिए, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। सर ये रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, आओ मैं दिखाता हूं। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन हम पढ़े, देखो देखो पेज नंबर 10 पे आपको नीचे दिखेगा, यहां पर लेट्स टॉक अबाउट पैरा 2 शेड्यूल 1। देखो ये नोट जो बन रखे हैं ना वो कैसे बन रखे हैं, देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कैसे पढ़ना कैसे है आपको।
देखो ये सबसे पहले हमने क्या दे रखा है, पूरा सेक्शन दे रखा है, मेन सेक्शन। सेक्शन के नीचे हमने डिटेल में डिस्कशन कर रखा है हर एक चीज के बारे में, कि सेक्शन 7(1)(a) को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, पर्सन क्या, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या, अग्रीड टू बी मेड, और ये क्या चीज, ये धीरे धीरे लाइन वाइज आपको ये मिलते जाएंगे, ठीक है। ये मिल गए, फिर उसके बाद दूसरा हमारा चालू हो जाएगा कि बिजनेस किसे कहते हैं। फिर डिटेल डिस्कशन किस पे है, सेक्शन 7(1)(b) के बारे में। ये डिटेल में डिस्कशन हो रखी है कि भैया इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, तब जाके जीएसटी आएगा। समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ये सब चीज आप जैसी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा डिटेल में डिस्कशन हो रखा है शेड्यूल 1 का। अब शेड्यूल 1 के बारे में ये चीज है। अब शेड्यूल 1 का नीचे डिटेल में डिस्कशन हो रखा है, ठीक है। शेड्यूल 1 पैरा 2, ये देखो पैरा 2 के बारे में। इस पैरा 2 के बारे में यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट द पैरा 2 शेड्यूल 1। बात समझ में आ रही है कि नोट समझ में आ रहे हैं क्या पूरे कैसे बने हुए हैं? बोलो बोलो ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे सर चलो अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि रिलेटेड पर्सन हम किसको कहेंगे। तो इसमें बोला गया है कि सेक्शन 15 की जो एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 15 में कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में डिफाइन कर रखा है किसको, रिलेटेड पर्सन को। कहता है कि उस रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होती है विदाउट कंसिडरेशन, अगर ट्रांजेक्शन होती है तो हम उसको मानकर चलेंगे क्या, कि वो सप्लाई है। किस पर्पस के हिसाब से, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। कह रहा है कि भैया पर्सन कौन है, कह रहा है कि अगर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, कह रहा है सच पर्सन, ऑफिसर और डायरेक्टर है। देखो क्या बोल रहा है, आर ऑफिसर सच पर्सन, सर ऑफिसर ए और बी, ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए एबीसी लिमिटेड चलाता है, बी जो है XYZ लिमिटेड चलाता है, ठीक है। XYZ लिमिटेड में ये डायरेक्टर है। अब ये जो ए है वो इसके बिजनेस में एक ऑफिसर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसके बिजनेस में एक ऑफिसर की रैंक पर है, और या फिर ये जो बी है इस कंपनी में भी ये बी जो है वो एक डायरेक्टर है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो ना। एक दूसरे के बिजनेस में क्या है, ये ऑफिसर या फिर वो डायरेक्टर है, ठीक है, या फिर वो डायरेक्टर है। तो ये दोनों पर्सन जो है ए और बी आपस में रिलेटेड पर्सन हो गए या नहीं हो गए, बोलो ना, यस और नो। ठीक है क्या, ए और बी आपस में रिलेटेड पर्सन हो गए, इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा विदाउट कंसीडरेशन होगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या, सप्लाई माना गया, ठीक है। मान लो कि ये जो ये बंदा है, इसने इसको कोई गारमेंट, ये गारमेंट्स बेचता है, तो इसने इसको गारमेंट की सप्लाई की और बोला कि बी तेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो क्या बी रिलेटेड पर्सन है या नहीं है, पहले ये बताओ, बोलो ना। यस, रिलेटेड पर्सन है। और रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन होता है, तो शेड्यूल 2 का या शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 2 वो इस ट्रांजैक्शन को पकड़ लेगा और कहेगा कि भैया ये सप्लाई है, और बकायदा ए को जो है वो क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना का, सामने वाले से वसूले या ना वसूले, पर लाइबिलिटी आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस। कह रहा है सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज एज ए पार्टनर। दोनों के दोनों क्या चीज है, लीगली रिकॉग्नाइज। ABC, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मिलके ज्वाइंट वेंचर आपने पढ़ा हुआ है क्या, ज्वाइंट वेंचर पढ़ा हुआ है क्या आपने? बोलो ना, ज्वाइंट वेंचर समझते हो ना? ज्वाइंट वेंचर पढ़ा है आपने? ज्वाइंट वेंचर होता है कि जैसे कि अब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ कोई चीज, मान लो कि कंपनी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने क्या करना है, यहाँ पर मेट्रो का काम करना है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम ले रखा है, ठीक है। अब ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम ए लिमिटेड अकेले नहीं कर सकता, उसके पास कैपिटल इतना नहीं है। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मिलकर क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो इसको समझ रहे हो क्या, ये लीगली रिकॉग्नाइज ऐसा क्या है, दोनों के दोनों पार्टनर है कि नहीं है? अरे बोलो ना, ज्वाइंट वेंचर में लीगली रिकॉग्नाइज ऐसा पार्टनर है कि नहीं है? यस। इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन, तो क्या ये दोनों रिलेटेड पर्सन है या नहीं है? यस। इन दोनों के बीच में कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होगा विदाउट कंसीडरेशन, अगर ट्रांजैक्शन होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या चीज, बोलो ना, हम यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे कि ये जीएसटी के दायरे में आपका आ चुका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ ना यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पर बता दो, यहाँ पर बोलो ना, समझ में आ गया क्या? अरे बोलो, बोल दो भाई, आवाज आ रही है कि मेरी, जब कट गई बीच में आवाज? अच्छा, अगर सच पर्सन आर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं, एक दूसरे के बिजनेस में क्या है,
अगर अच्छा उनका रिलेशन क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, मिस्टर ए ने बी को कोई एक सर्विस दी, रिलेशन क्या है बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, ठीक है, और ये एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉयर है, इसने इसको कोई सर्विसेज दी, एम्प्लॉयर ने कोई सर्विसेज दी या फिर कोई गुड सप्लाई किया, ठीक है, गुड सप्लाई किया, तो क्या सर ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा? हाँ, और एम्प्लॉय ने इसको कुछ पेमेंट नहीं किया, अच्छा पेमेंट करेगा तो क्या सप्लाई बनेगा कि नहीं? तो सप्लाई बनेगा ना सेक्शन 7(1)(a) के हिसाब से, क्योंकि कंसीडरेशन भी आ गया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आ गया। समझ में आ रहा है क्या? अब सेक्शन 7(1)(a) से कब आउट हो जाता है? जब वो कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को कौन पकड़ लेगा अगर कंसीडरेशन नहीं है तो? पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। समझ में आ रहा है क्या? एनी पर्सन मींस थर्ड पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन करता है क्या 25% और मोर ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक या फिर शेयर इन बोथ ऑफ देम। यानी कि क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो थर्ड पर्सन है, मान लो ए लिमिटेड ने, एक बी लिमिटेड है और एक सी लिमिटेड है, ठीक है। अब ए लिमिटेड ने इसमें बी लिमिटेड में 25% का वोटिंग शेयर ले रखा है और 35% का यहां पर वोटिंग शेयर ले रखा है, ठीक है। तो ये दोनों जो आपस में, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड जो है, वो आपस में क्या बन जाएंगे? बोलो ना, रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा विदाउट कंसिडरेशन, जीएसटी आएगा। वन ऑफ देम इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ईच अदर। यानी कि अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एक दूसरे को कोई भी कंट्रोल करते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग में उनका इंटरफेरेंस है, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा इवन विदाउट कंसिडरेशन होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, किसके दायरे में आ जाएगा? बोलो ना, सप्लाई के दायरे में आ जाएगा। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पार्टी। यानी कि क्या बोल रहे हैं, ये वाला पोर्शन था ना, कंट्रोल्ड बाय थर्ड पार्टी, मतलब मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड में 65% का वोटिंग शेयर है इसका, और यहां पर 52% का वोटिंग शेयर है। क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड इसको और इसको दोनों को कंट्रोल कर रहा है, नहीं कर रहा? बोलो ना, यस। तो बी लिमिटेड और ए लिमिटेड के बीच में देखो, ये दोनों तो रिलेटेड पर्सन, ये तो देख के ही पता चल रहा है, देख के ही पता चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये तो देख के ही पता चल रहा है रिलेटेड पर्सन है। लेकिन ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे क्योंकि थर्ड पार्टी इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। क्या बोल रहा है? बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? कंट्रोल बाय थर्ड पार्टी। अच्छा, इनडायरेक्टली मतलब क्या है? इनडायरेक्टली मतलब क्या? इनडायरेक्टली मतलब पता है आपको? ए लिमिटेड के 50% शेयर, 65% शेयर मान लो एबीसी लिमिटेड के पास है, और एबीसी लिमिटेड के 100% शेयर किसके पास है? एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास है, और एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास एक और, यानी कि बी लिमिटेड के भी 75% है। तो क्या ये इनडायरेक्टली, एक्स वाई जेड लिमिटेड इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल कर रहा है, नहीं कर रहा है? बोलो ना। 100% अगर इसका एबीसी लिमिटेड का है, यानी ये खुद का ही कंपनी है, तो यानी कि इसका इन्फ्लुएंस इस कंपनी पर भी रहेगा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो और यहां पर 75%, यानी कि इसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो दी ये जो दोनों हैं, ये दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन है, एक दूसरे को कुछ भी अगर सप्लाई करते हैं, ये लोग विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई करते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बोलो ना, सप्लाई मानेंगे। अच्छा, टुगेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पार्टी, कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दोनों के दोनों मिलके, यानी कि क्या बोल रहे हैं, 65% इसके पास शेयर हैं एबीसी लिमिटेड का, और इसके पास शेयर्स है, मान लो, अच्छा ये मान लो कि 35% ये मान, ठीक है, और यहां पर भी 35% इसके पास भी है। तो एक बात बताओ, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या दोनों मिलकर इसको कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या 50% से ऊपर इनके पास है, तो वो कंट्रोलिंग पावर वैसे भी आएगी ही नहीं, आ गई इन दोनों के पास? बोलो ना, यस। तो यानी कि दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये और ये के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? ये दोनों के दोनों रिलेटेड पर्संस। बोलो, बात समझ में आ रहा है? यस। और मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ द सेम फैमिली अगर होगा तो यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर,
ठीक है, या फिर कजन। अच्छा, कजन आएगा नहीं आएगा फैमिली में, क्या देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फैमिली बात कर रहा है, ये फैमिली कौन सी, छोटी फैमिली की बात कर रहा है। फैमिली बोले तो स्पाउस चिल्ड्रन, ठीक है, स्पाउस और चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर जो है, इफ दे आर मेनली डिपेंडिंग अपॉन दी मेन पर्सन, यानी कि क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर कि डिपेंडेंट ऑन दी सेट पर्सन, सेट पर्सन पर अगर वो डिपेंडेंट है तो ही उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर को इंक्लूड करेंगे उनकी फैमिली में। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बोलो। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? देखो यहां पर क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि मिस प्रियंका होल्ड्स 28% ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड 30% शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड आर रिलेटेड पर्सन, होंगे या नहीं होंगे? कौन से पर, कौन से क्लॉज के हिसाब से हो जाएंगे, बताओ ना, बोलो ना। 25, क्या ये फोर्थ के हिसाब से हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे कि 25% से ज्यादा के शेयर्स हैं, बोलो ना। चलो, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको क्या माना जाएगा, बोल दो जरा। सप्लाई माना जाएगा और बकायदा जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई एक किसके बीच में, किसके बीच में ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि सर एक और बात उन्होंने कही कि डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बात करते हो। जब डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब हो गया डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 25(4) एंड 25(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, 25(4) और 25(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। क्या बोल रहा है ये सेक्शन, कौन सा पढ़ेंगे, क्या डिफाइन, डिस्टिंक्ट पर्सन को कौन डिफाइन करता है? सेक्शन 24 और 25। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अलग अलग पर्सन, अलग अलग पर्सन मानेंगे। यहां पर पता है क्या हुआ, ये मेजर चेंज हो, देखो 25(4) किसके बारे में बात करता है, कहता है कि मोर देन अगर वन रजिस्ट्रेशन है इन अ स्टेट, एक स्टेट में क्या हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब दो, एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, हम बिल्कुल ले सकते हैं। A person who has obtained or required to obtain more than one registration, whether in the state or union territory, or more than one state or union territory, shall in respect of each registration be treated as distinct person for this purpose। क्या बोल रहे हैं सब, कह रहे हैं हम सेक्शन कौन सी बात कर रहे थे अभी हम, बता दो जरा। 25(4) की बात कर रहे हैं क्या, बोलो ना। यस, 25(4) क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन वाइज जो है ना, रजिस्ट्रेशन वाइज डिस्टिंक्ट पर्सन बनाता है। यानी कि क्या, दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली में मेरे दो बिजनेस हैं और दोनों बिजनेस ही रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड बिजनेस है और ये भी रजिस्टर्ड बिजनेस है। क्या मुझे ये दोनों रजिस्टर्ड बिजनेस में, मतलब एक स्टेट में मेरे को, हर एक स्टेट जहां जहां मैं काम करता हूं वहां वहां मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है? यस सर, मैं दिल्ली में भी काम करता हूं, चलो छोड़ो, दो दो बिजनेस को छोड़ो, दो बिजनेस के लिए अलग अलग तो रजिस्ट्रेशन मेरे को वैसे भी मिल सकता है। क्या सर मुझे एक ही बिजनेस के लिए एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल सकता है क्या? जैसे कि मैं बोलूं कि ये हेड ऑफिस है मेरा, ये कहां पे है, लक्ष्मी नगर में, ठीक है, और ये मेरी ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस, ये कहां पे है सर, ये प्रीतमपुरा में है, ठीक है। अब क्या इन दोनों का रजिस्ट्रेशन मुझे मिल सकता है? बिल्कुल, सेक्शन 25 कहता है कि आप एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, एक स्टेट में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस। अगर, अब समझो यहां पर क्या बोल रहा हूं, ये बंदा इसको कुछ भी सप्लाई करता है, इन दोनों को क्या बोला गया, आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो किसकी नजर में, क्योंकि आपने दो अलग अलग क्या लिए हैं, रजिस्ट्रेशंस लिए हैं, रजिस्ट्रेशन का नंबर लिया है, तो आप गवर्नमेंट की नजर में डिस्टिंक्ट पर्सन हो, भले ही ये आपकी ब्रांच ही क्यों ना हो, ये आपका हेड ऑफिस ही क्यों ना हो। ये दोनों अगर आपके हेड ऑफिस और ब्रांच यानी एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो भी आप दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हैं। और यहां पर अगर आपने इसको, ब्रांच को कुछ भी सप्लाई किया या फिर ब्रांच ने आपको कुछ भी सप्लाई किया है,
और विदाउट कंसिडरेशन है, तो फिर क्या बोलेंगे हम, जल्दी से बता दो ना, बोलो क्या बोलेंगे। ये सप्लाई के दायरे में आ जाएगा। सर मैंने कहा हाँ, अगर हमारा बिजनेस दिल्ली में, जो आप बोल रहे हो हेड ऑफिस, जो लक्ष्मी नगर में हमारा हेड ऑफिस है, यस, मैंने कहा कि स्टॉक ट्रांसफर हेड ऑफिस से हुआ मेरी ब्रांच में। समझ में आ रहा है क्या? स्टॉक ट्रांसफर मतलब तो समझते हो ना? अरे यहां से माल बेचना है मेरे को, यहां पर माल खत्म हो गया था मेरे प्रीतमपुरा ब्रांच में, मैंने अपने ही ब्रांच में इसको स्टॉक को ट्रांसफर किया, यहां से लेके यहां तक। तो क्या मैं अपने ब्रांच से पैसा लेता हूं क्या? अरे बोलो ना, स्टॉक ट्रांसफर का। नहीं। तो क्या सर ये, इस पर भी मान लो कि 1 लाख यूनिट्स यानी 1 लाख रुपए के माल ट्रांसफर किया गया, 1 लाख रुपए का माल ट्रांसफर किया गया, तो क्या ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा? बिल्कुल जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। यानी कि अगर आप अपनी ही ब्रांच को भी अगर सप्लाई करते हैं, और दोनों के दोनों क्या है, रजिस्टर्ड हैं, ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड, दोनों को क्या माना गया है, डिस्टिंक्ट पर्सन, इसको भी डिस्टिंक्ट पर्सन, इसको भी डिस्टिंक्ट पर्सन। तो क्या सर, हमने पैसा तो चार्ज नहीं किया, फिर भी एचओ को क्या देना पड़ेगा? एचओ को पर क्या आ जाएगी, जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी, और बकायदा एचओ टैक्स इनवॉइस जनरेट करेगा, और किसको देगा, किसको देगा, ब्रांच को देगा। बोलो ना, बात समझा या नहीं समझा? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब यानी कि क्या मतलब है, क्या इसको 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 इसे टैक्स देना पड़ेगा, नहीं बड़े टैक्स नहीं देना पड़ेगा? बोलो यस, जीएसटी इनवॉइस जनरेट करो और यहां पर इसको टैक्स दे दो। अब जब ये टैक्स दे देगा, तब ब्रांच के लिए वो क्या बन जाएगा? बोलो ना। गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि भाई तू एक रजिस्टर्ड पर्सन है, हमने कहा बिल्कुल रजिस्टर्ड पर्सन है, तेरे लिए ये जो टैक्स दिया है तूने, ये क्या चीज हो जाएगा? क्या ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, नहीं मिल सकता इसका? यस, बोलो ना, क्योंकि इसके लिए तो ये परचेज पर टैक्स पे किया इसने। जब ये आगे सप्लाई करेगा सामने वाले को, तो उससे क्या लेगा? मान लो कस्टमर को सप्लाई किया इसने, उससे क्या लेगा? ये जीएसटी लेगा, जो कि होगा उसका आउटपुट टैक्स। बोलो, बात समझ रहे हो क्या? और इसका आप क्या ले लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना, बात हो गई बराबर। आपने बर्डन तो शिफ्ट कर दिया ना फिर कस्टमर पर फाइनली। तो आपको ये प्रोसीजर रखना पड़ेगा। कह रहे कि लेकिन हम अपने स्टॉक ट्रांसफर पर भी आपने ये लगा दिया, कहते हाँ लगा दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये जीएसटी के दायरे में आ चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था स्टॉक, पहले ये घोटाला जो था ये पहले होता था ऐसा, कहते थे कि हम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मेरी ब्रांच जो है वो, मेरे ब्रांच जो है वो मान लो मैं कहता था दिल्ली, और दिल्ली में और पंजाब में मेरी ब्रांच है, ठीक है, कोई भी ब्रांच नहीं होती थी, बट मैं क्या कहता था, ऐसी हेड ऑफिस नाम का एक ऑफिस लेकर रख देते थे, और हम यहाँ पर जाकर क्या करते थे, सब यहाँ पर जाते थे और हम कहते थे कि स्टॉक ट्रांसफर है सर, स्टॉक ट्रांसफर है, और यहाँ पर कोई भी जीएसटी नहीं, यहाँ पर माल सप्लाई कर देते। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस दायरे को पकड़ लिया गया, क्योंकि अब ऐसा नहीं चलने वाला, चुपके से डिलीवरी कर देते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, क्योंकि हर एक व्यक्ति को बीच बीच में पकड़ेंगे हम, और उससे टैक्स कलेक्शन करेंगे। उसने आगे सेल किया तो तू भाई सामने वाले से कलेक्ट कर, और जो तूने पेमेंट किया है उसका क्रेडिट तू ले ले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसका क्रेडिट ले ले, बाकी पेमेंट कर दे और अपना बर्डन शिफ्ट कर दे। अब सर एक बात बताइए कि दिल्ली है और ये पंजाब है, यहां पर मेरी एक यूनिट है और यहां पर मेरी एक यूनिट है, ये भी रजिस्टर्ड है और ये भी रजिस्टर्ड है। मैं अगर इसको कोई स्टॉक ट्रांसफर करूंगा तो क्या, और विदाउट कंसिडरेशन करूंगा, क्या ये सप्लाई के दायरे में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? बोलो ना। यस, आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो यहां पर भी मेरी एक ब्रांच है, दिल्ली में ही ब्रांच है, ये भी रजिस्टर्ड है, तो क्या ये वाली ट्रांजेक्शन पर क्या जीएसटी आएगा? यस। क्यों? क्योंकि ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन और ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन मान लो कि मेरा एक और ब्रांच यहां पर है, ये है ईस्ट ऑफ कैलाश में, ठीक है, ईस्ट ऑफ कैलाश में ये वाला जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसको अगर मैंने स्टॉक ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन किया, क्या चलेगा? क्या जीएसटी आएगा? बोलो ना, क्या जीएसटी, हाँ बोलो, जीएसटी आएगा क्या स्टॉक ट्रांसफर पर? ना, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, और दोनों के दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट पर्सन बनने के लिए। ये दोनों एक ही पर्सन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये दोनों एक ही पर्सन है। आप रजिस्ट्रेशन मत लो,
अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर पर अगर आपको जीएसटी नहीं पे करना है तो आप रजिस्ट्रेशन दोनों का मत लो एक स्टेट में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो यस और नो। बात समझ में आ गई? अब एक और बात समझना, सेक्शन 25(5) क्या बोलता है? ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट वाइज, एस्टेब्लिशमेंट मतलब वो कह रहा है कि एक स्टेट में मान लो दिल्ली में आपका रजिस्ट्रेशन है, आपने रजिस्ट्रेशन लिया दिल्ली में, एक यूनिट के लिए आपने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ले लिया, ये है रजिस्टर्ड प्लेस लक्ष्मी नगर की, ठीक है। अब पंजाब में आपने, अब देखो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन मैंने यहां पर नहीं लिया, क्यों नहीं लिया बताओ? रजिस्ट्रेशन यहां पे क्यों नहीं लिया? बोलो ना, क्या रीजन हो सकता है रजिस्ट्रेशन ना लेने का? सर मेरा टर्नओवर पूरा नहीं है। मान लो मेरा टर्नओवर ही टोटल दोनों को मिलाकर मेरा टर्नओवर पहुंच रहा है मेरा सिर्फ 10 लाख रुपए, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? या फिर 8 लाख रुपए, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? नहीं। यहाँ पर क्या मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? बिल्कुल, मैंने यहाँ पर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया। सर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं? ताकि गवर्नमेंट के हमें क्या मिल सके, एक भरोसा बनता है, कस्टमर का एक भरोसा बनता है कि इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर और ये मार्केट में सप्लाई करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए इसने क्या ले लिया, एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया। बट इसको क्या रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? नहीं। क्यों क्यों नहीं लेने की जरूरत है? क्योंकि दोनों टर्नओवर कम है। या फिर मैं अगर बोलूं, मान लो कि इसका टर्नओवर है पूरा का पूरा 22 lakhs, तो क्या अब इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, बिल्कुल इसको दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और कोई भी यूनिट कहीं पर भी वो यूनिट खोले उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि कंबाइन करके है ना 22। जैसे इसकी मैं बोलूं, इसका 12 लाख है और इसका 10 लाख है, यहाँ पर पंजाब में जो जो काम कर रहा है उसका 10 लाख है, दोनों को मिला के 22 lakhs हो गई। तो क्या यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल, जिस दिन उसने 20 lakhs को क्रॉस किया है उसको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलो ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात, हम उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां पर जो सप्लाई करता है वो नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है। नॉन टैक्सेबल गुड्स मतलब एल्कोहलिक लिकर बेचता है मान लो, ठीक है। और एल्कोहलिक लिकर से उसने 10 लाख रुपए कमाए। अब एक बात मुझे बताना, दिल्ली में तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बकायदा, बोलो ना, क्योंकि ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। मान लो यहां पर शूज बेच रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? बोलो, तो बोलो ना, लिमिट क्रॉस कर दी, लेना पड़ेगा। क्या ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई और इसको दोनों को मिलाएंगे? हाँ, दोनों को मिलाकर 22 लाख, यानी 20 लाख क्रॉस कर दिया। यहाँ पे दिल्ली में लेना, क्या पंजाब में भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां पर वो नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है? एक बात मुझे बताओ, क्या उसको नॉन टैक्सेबल गुड्स पर जीएसटी देना है? तो बोलो ना, नहीं है देना। तो देना नहीं है जब, तो वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में, जीएसटी के अंडर में रजिस्ट्रेशन क्यों ले? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जीएसटी देने के पर्पज से ही तो हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो यहां पर तो इस पर कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं बनता, तो यहां पर उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत, समझ में आ गया? अब मेरा मेन मुद्दा सुनो, क्या कह रहा हूं मैंने कहा सिंपल बात, दिल्ली में मैंने जो, इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, ये तो हो गई बैकग्राउंड, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि भैया जो दिल्ली है, दिल्ली में मेरा एक जो यूनिट है वो रजिस्टर्ड यूनिट है, और जो पंजाब में जो यूनिट है वो नॉन रजिस्टर्ड यूनिट है, मतलब इसके रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं ले रखा, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर बेच रहा हूं यहाँ। तो अब बताओ, मैं इसको यहां से लेके यहां पर अगर मैं कुछ स्टॉक ट्रांसफर करता हूं तो क्या मुझे जीएसटी आएगा? यहां पर जीएसटी आएगा? लॉ में ये बोला गया कि अगर आपने एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है और आप ही की एस्टेब्लिशमेंट दूसरे स्टेट में है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी दूसरी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्टेट के बाहर है, स्टेट के बाहर है, वो रजिस्टर्ड भी क्यों ना हो, दोनों को क्या मानेंगे हम? डिस्टिंक्ट पर्सन। यानी कि दिल्ली से बाहर की, चाहे ये रजिस्टर्ड हो या ना हो, एस्टेब्लिशमेंट बाहर है, यस, क्या उसको स्टॉक ट्रांसफर पर भी जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इन दोनों को माना गया है क्या? बोलो ना, इन दोनों को क्या माना गया है? बता दो जल्दी। डिस्टिंक्ट पर्सन, ये किस हिसाब से माना गया है? एस्टेब्लिशमेंट में। ये कौन सा है?
25/5 के हिसाब से डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा। अब दिल्ली में भी एक है, वो रजिस्टर्ड है। अब बताओ इसको अगर स्टॉक ट्रांसफर होगा जीएसटी आएगा? यस। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन किसके हिसाब से? 25/4 के हिसाब से माना गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, मैं बोल रहा हूं यहां पर दिल्ली है, दिल्ली में एक रजिस्टर्ड प्लेस है और पंजाब में भी एक रजिस्टर्ड प्लेस है। तो क्या इनके बीच में अगर स्टॉक ट्रांसफर होगा, क्या ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन है कि नहीं है? बिल्कुल डिस्टिंक्ट पर्सन है, लेकिन कौन से वाइज डिस्टिंक्ट पर्सन? तो है सेक्शन 25/4 के हिसाब से, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन वाइज बोला। कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन वाइज आपके हर एक रजिस्ट्रेशन पर, तो जितने भी रजिस्टर्ड प्लेस हैं वो एक दूसरे के लिए क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो ना। दिल्ली और पंजाब, अब मेरे को आप लोग बताना ढंग से सोच के। ये रजिस्टर्ड प्लेस मेरा एक, और ये एक नॉन रजिस्टर्ड प्लेस। ठीक है, ये एक है नॉन रजिस्टर्ड प्लेस, ये एक है रजिस्टर्ड प्लेस, रजिस्टर्ड। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर और यहां पर भी एक रजिस्टर्ड प्लेस है। इस रजिस्टर्ड प्लेस से रजिस्टर्ड प्लेस पर क्या हुआ? सप्लाई हुई, स्टॉक ट्रांसफर हुआ विदाउट कंसिडर। क्या जीएसटी आएगा? क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन है दोनों? यस। कौन सा सेक्शन? 25/4। यहां से यहां पर इसने ट्रांसफर किया, क्या जीएसटी आएगा? नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है दोनों, डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, यहां से यहां पर ट्रांसफर हुआ, ये भी नॉन रजिस्टर्ड प्लेस है, ये रजिस्टर्ड प्लेस है, नॉन रजिस्टर्ड प्लेस। क्या डिस्टिंक्ट पर्सन है ये दोनों? बोलो ना। यस, डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्यों? 25/5। वो कहता है कि दूसरे स्टेट में अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए आप क्या हो? डिस्टिंक्ट पर्सन हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दूसरा स्टेट होते ही क्या हो जाएगा, चाहे वहां पर रजिस्टर्ड प्लेस हो या नॉन रजिस्टर्ड प्लेस हो। दूसरी अगर आप ही की यूनिट है दूसरे स्टेट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और बकायदा इससे आपको क्या लेना पड़ेगा? जीएसटी लेना पड़ेगा। अच्छा, इससे होगा क्या? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इससे होगा क्या? ट्रीटमेंट समझो। जब आपने अगर जैसे इसको जीएसटी के दायरे में आ गया, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन, इसके बीच में क्या हो जाएगी? क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? बोलो ना। यस। सेक्शन कौन सा? 7(1)(c) के हिसाब से शेड्यूल 1 में पैरा कौन सा है? पैरा 2। क्या इसके हिसाब से सप्लाई मानी गई है और जीएसटी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस, जीएसटी आ जाएगा। यानी कि इसको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा इस पर। बोलो ना। और ये क्या पे करेगा? जीएसटी पे करेगा। अब जब ये वाली यूनिट को जीएसटी पे करना होगा, अब एक बात समझना, क्या ये इनपुट टैक्स बनेगा नहीं बनेगा? मान लो इसने इसने 2 लाख रुपए का जीएसटी पे किया स्टॉक ट्रांसफर पर, किसने? इसको पे करना पड़ेगा क्योंकि इसको स्टॉक सप्लाई हुआ है। बोलो ना, बोलो। अब ये जब आगे कस्टमर को सप्लाई करेगा, क्या ये सामने वाले से कलेक्ट कर सकता है क्या जीएसटी? नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन ही तो क्या कर सकता है? कलेक्ट कर सकता है जीएसटी। अरे बोल दो ना। समझ में आ रहा है क्या? तो जब ये कलेक्ट ही नहीं कर सकता, तो क्या इसको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे जब सामने वाले से उसने कुछ कलेक्ट ही नहीं किया, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किससे किससे सेट ऑफ करेगा? नहीं कर पाएगा। तो यानी कि इसका 2 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट का बर्डन इस पर आ जाएगा। तो इसको मजबूरन क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में, ताकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा इस लॉ को बनाने का मतलब? समझा या नहीं समझा? बोलो ना। Yes. ठीक है, तो यहां पर इसीलिए क्या चीज हो रहा है, ये स्टॉक ट्रांसफर पर भी इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, वरना उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, बर्डन इस पर आएगा। बोलो, बात समझा या नहीं समझा? यस, समझ में आ गया सर। चलो एक बार दिखा देता हूं आपको दोबारा। देखो, देखो 25/4 हो गया आपका। ठीक है, 25/5 यहां पर क्या बोल रहा है?
कह रहा है पर्सन हु has obtained or is required to obtain a registration in a state और यूनियन टेरिटरी, कह रहा है कि किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आपने अगर रजिस्ट्रेशन ले रखा है या फिर आपको लेना है, एंड हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कह रहा दूसरे स्टेट में भी आपका क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है, तो सच एस्टेब्लिशमेंट, ये नहीं बोला कि चाहे रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट है, उसने बोला एस्टेब्लिशमेंट अगर आपकी है तो एस्टेब्लिशमेंट शेल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 उसको सप्लाई घोषित कर देता है, और सप्लाई जैसी हो जाएगी तो उस पर बकायदा जीएसटी का पेमेंट करना होगा। देखो क्या बोल रहा है यहां पर, राघव एंटरप्राइज अ रजिस्टर्ड सप्लायर है, ओन्स अन एयर कंडीशनर, ठीक है, रेस्टोरेंट इन विरार, कहां पे है ये, कहां पे है, महाराष्ट्र में। इट हैज ओपन अ लिकर शॉप इन रायपुर, उत्तराखंड, उत्तराखंड में इसका लिकर शॉप है, यानी कि क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र में एक रजिस्टर्ड प्लेस है, इसका रेस्टोरेंट चला रहा है यहां पर, और उत्तराखंड में वो उसका क्या है, रायपुर में एक लिकर की शॉप है। ये क्या रजिस्टर्ड शॉप होगी ना, उसको लेने की जरूरत नहीं है, ये नॉन रजिस्टर्ड शॉप है। क्या स्टेट दूसरा है, यस। अगर यहां से कुछ लिकर रेस्टोरेंट अपने ही, अच्छा एक बात तो लिकर है, यहां से अगर सप्लाई होगा, मान लो ये जो लिकर है इसके रेस्टोरेंट को उसने सप्लाई कर दिया, या फिर इसने अपने रेस्टोरेंट को सप्लाई कर दिया, तो बताओ क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, नहीं होगा, बोलो ना, यस, रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर ट्रेडिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहां से वो क्या कर रहा है, एल्कोहलिक लिकर बेच रहा है। सिंस द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, राघव एंटरप्राइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, अरे उसको लेने की जरूरत है क्या वहां पर, नहीं। विद रिस्पेक्ट टू कि सेम उत्तराखंड वाले के लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। इन दिस केस एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट क्या है इन महाराष्ट्र एंड लिकर शॉप इन रायपुर, तो वो क्या चीज है, अनरजिस्टर्ड है, फिर भी शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड सप्लाई बाय महाराष्ट्र ऑफिस टू उत्तराखंड ऑफिस इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन विदाउट कंसीडरेशन, क्वालिफाई करेगा किसको, सप्लाई को। बोलो बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या कहानी समझ में आ गई है पूरी, बोलो ना। रजिस्टर्ड प्लेस और नॉन रजिस्टर्ड प्लेस किस में था, ये उत्तराखंड में था और ये महाराष्ट्र में था। अच्छा एक बात बताओ, महाराष्ट्र वाला अगर इसको सप्लाई करेगा, विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई करेगा, तो भैया जीएसटी आना है, वो बनता है। लेकिन अगर मान लो यहां उत्तराखंड वाला अगर महाराष्ट्र को जो उसका रेस्टोरेंट है एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, तो उसको अगर कुछ सप्लाई करता है तो क्या वो जीएसटी के दायरे में आएगा, बोलो ना। बोल दो जरा, आना तो चाहिए, लेकिन होगा क्या क्या, देखो पहले हमें सोचना पड़ेगा क्या क्या चीज है। सर क्या टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है, ये जो सप्लाई करने वाला, क्या ये टैक्सेबल पर्सन है, नहीं है। जो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है तो फिर उसको जीएसटी लगाने का फायदा ही नहीं है, मतलब वो जो सप्लाई करेगा वो जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा। समझ में आया, नहीं आया। टैक्सेबल पर्सन अगर टैक्सेबल गुड्स और सर्विस की सप्लाई करता है और वो सप्लाई इंप्रूव हो जाती है, तभी जाकर तो वो जीएसटी के दायरे में आता है। तो तीनों में से, इन तीनों में से अगर कुछ भी एक चीज नहीं होगी तो वो जीएसटी के दायरे में आएगा ही नहीं। अब इसकी बात करूंगी, इसने सप्लाई किया है इसको गुड्स, अल्कोहलिक लिकर सप्लाई कर दिया मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, यहां पर क्या हो जाएगा, क्या ये टैक्सेबल पर्सन है, बिल्कुल टैक्सेबल पर्सन है क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन है। इसने गुड्स और गुड्स की सप्लाई की है, बिल्कुल सप्लाई, क्या वो सप्लाई प्रूव हो रही है, यस सप्लाई प्रूव हो रही है एज पर शेड्यूल 1 ऑफ पैरा, बोलो ना, पैरा 2, पैरा 2 में डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ये सप्लाई है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जब सप्लाई होगी इवन विदाउट कंसीडरेशन होगी तो भी वो क्या हो जाए। अच्छा कंसीडरेशन होगा तो फिर कौन सा, सेक्शन 7(1) ए के हिसाब से ही सप्लाई है वो तो, ठीक है ना, बिजनेस के पर्पज से। yes. लेकिन अगर ये है तो शेड्यूल 1 पैरा 2 के हिसाब से सप्लाई बन गई है, ठीक है। जैसे ही यहां पर बन चुकी है तो सामने वाले पर जीएसटी देना पड़ेगा, सामने वाले को जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर यानी कि इन दोनों का जो इफेक्ट पड़ा है, ये बहुत हाहाकार हुआ था, यहां पर बहुत विरोध हुआ था इस चीज का,
कि भाई हम अपने ही गोदाम में अगर माल को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी क्यों भरें। बट भाई एक बार लॉ कानून बना दिया गया है तो वो बना दिया गया है, तो बकायदा आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉक ट्रांसफर विद और विदाउट कंसिडरेशन वो भी क्वालिफाई हो जाएगा सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेना, आपको समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, बोलो ना, समझा या नहीं समझा ये। अब एक बात समझना, यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये कह रहा है कि रिलेटेड पर्सन के बीच में क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो है, क्या ये रिलेटेड पर्सन है क्या? बोलो ना। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ गुड्स प्रोवाइड कर देता है, गुड्स प्रोवाइड करता है एज अ गिफ्ट, मान लो, ठीक है, गुड्स प्रोवाइड करता है, और एम्प्लॉय से क्या ही चार्ज करेगा, वो वैसे भी सर्विसेज दे रहा है उसकी, तो उनको एक गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट कर दिया तो क्या जीएसटी आ जाएगा? यस, जीएसटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरा टू में क्या लिखा हुआ है, ये दोनों कौन हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। और एम्प्लॉयर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो सामने वाले से उसको क्या गिफ्ट लेना है, और गिफ्ट देते ही एम्प्लॉय को बोलो कि जीएसटी भर भाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जीएसटी भर। लेकिन यहां पर एक छूट दी गई, कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं, दिवाली आती है, कोई भी फेस्टिवल आता है, एम्प्लॉयज को गिफ्ट करना तो भाई धर्म है। अरे बोलो ना, एम्प्लॉय तो यही बोल रहा ना कि हमें तो भाई गिफ्ट मिलना चाहिए। तो वो कह रहा है कि भाई ठीक है, गिफ्ट तो आपको मिलना चाहिए, इसीलिए छूट दी गई कुछ। इन्होंने बोला कि चलो एक काम करो, एक काम करो, गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन द वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। गिफ्ट कौन किसको कर सकता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, बड़ा आदमी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट करेगा, एम्प्लॉय को गिफ्ट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट करेगा 50,000 तक का फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फाइनेंशियल ईयर में मान लो कि अब बॉस खुश हो गया, बॉस ने खुश हो गया, अपना घड़ी निकाली और एम्प्लॉय को पकड़ा दी, ठीक है, या फिर बिजनेस का लैपटॉप लिया और एम्प्लॉय को पकड़ा दिया, गिफ्ट दे दिया भाई, गिफ्ट दे दिया। समझ में आ रहा है क्या? उससे कुछ भी चार्ज नहीं किया, तो क्या वो सप्लाई के दायरे में आएगा? सर पहले तो बताओ वैल्यू कितनी थी वो, है ना, यही पूछोगे ना, गिफ्ट की वैल्यू कितनी? मैं कहूंगा कि गिफ्ट की वैल्यू थी मान लो 10,000 का, 10,000 की वॉच दे दी, या फिर 10,000 का लैपटॉप जो था वो किसको दे दिया? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, और कंसिडरेशन कुछ भी नहीं लिया। नो कंसिडरेशन। तो क्या सप्लाई के दायरे में आएगा? नहीं आएगा। इवन विदाउट कंसिडरेशन में ये तो है, लेकिन वो लिमिट जो है वो 50,000 तक की है। अच्छा मान लो रोलेक्स की जो घड़ी थी उसकी 5 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी थी उसकी, ठीक है, उसको उसने दे दिया क्या? एम्प्लॉय को दे दिया। तो अब बताओ क्या ये सप्लाई माना जाएगा? बोलो ना, सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इसको तो 3 बार क्या, ना इसको इसको बिल्कुल सप्लाई माना जाएगा। क्यों? अच्छा कोई आ रहा था क्या वैसे अभी? अच्छा सप्लाई क्यों नहीं माना जाएगा इसको? क्यों माना जाएगा, सॉरी, क्यों माना जाएगा इसको? क्योंकि ये 50,000 से ऊपर हो गया। तो क्या पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा? बिल्कुल पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा। यहाँ पर कोई और छूट नहीं दी जाएगी। देखो नीचे क्या है, यहाँ पर आ जाओ, नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है कि गिफ्ट, वैसे तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो रखा है, और एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज दी है, क्योंकि वो किस नेचर में दे रहा है? बोलो ना, किस नेचर में दे रहा है वो? एम्प्लॉय अगर कोई सर्विस दे रहा है, उसका तो काम ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक बात बताओ, ये एम्प्लॉयर सैलरी देगा उसके लिए, इसने सर्विसेज दी है, सैलरी देगा, तो क्या सैलरी पर भी जीएसटी लेगा एम्प्लॉय से? ना बाबा ना। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव लिस्ट में इसको आउट कर दिया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई है। देखो क्या कह रहा है गिफ्ट, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय कोई सर्विस देता है तो भैया, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में है, उसके अग्रीमेंट है दोनों का कि भाई इसको देना पड़ेगा, तो अगर ये सैलरी इसको देता है तो सैलरी पर कभी भी जीएसटी नहीं आता है।
ये नेगेटिव लिस्ट से आउट कर रखा है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे दिया 50,000 तक का, देखो 50,000 तक का अगर गिफ्ट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, शेड्यूल 2 में लाइबल नहीं है जीएसटी के लिए, ठीक है। शेड्यूल 1 में, पैरा 2 शेड्यूल 1 में 42,000 का नॉट लाइबल टू जीएसटी। पर 3 लाख का कोई अगर गिफ्ट दे दिया पूरे साल में, गिफ्ट पूरे साल में, समझ में आ रहा है क्या? पहले 20,000 का गिफ्ट दिया, फिर 30,000 का गिफ्ट दिया, फिर उसके बाद 40,000 का गिफ्ट दिया, तो क्या पूरा का पूरा फिर अब, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर जीएसटी नहीं वसूलना, लेकिन जैसे ही 40,000 का दिया तो क्या पूरा का पूरा पे जीएसटी लग जाएगा? बिल्कुल, पूरे के पूरे पर जीएसटी लग जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो ना, क्या ये बात समझ गए आप? चलो सही है, एक और बात समझो फिर। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक क्लैरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एक क्लैरिफिकेशन दिया, ठीक है। किसने दिया? कह रहा है कि भाई मोल्ड एंड डाइज ओन्ड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर दैट आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, टू नॉट बीइंग रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, दोनों के दोनों ना तो रिलेटेड पर्सन है और ना ही डिस्टिंक्ट पर्सन है, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई एज देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। अगर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो भी कोई, इसको क्या बोलेंगे हम? बोलो ना, क्या बोल देंगे इसको? क्या था ये? देखो क्या होता है, एक होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इसके पास क्या होता है ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इसके पास क्या होता है, डाइज होती हैं, डाइज दिख रही है, ये डाइज दिख रही हैं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी डाइज होती हैं, मशीन्स जिनको बोलते हैं, जिससे हम क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आप गाड़ी को मोल्ड करना है, एक गाड़ी का ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से मोल्ड करना है, तो इसको क्या एक इंसान मोल्ड करेगा क्या, या फिर ये मशीन से होगा, डाई से होगा? इसके लिए डाई होती होगी, समझ में आ रहा है क्या? मारुति सुजुकी जो यूज कर रहा है इसके लिए एक डाई होती होगी, तो इस पर्टिकुलर डाई के लिए कि भाई उसको ऐसी शेप आनी चाहिए, उसको ऐसी शेप आनी चाहिए, वो डाई बनाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो अगर सप्लाई कर रहा है किसको, किसको सप्लाई कर रहा है, बता दो ना। मारुति सुजुकी को अगर वो सप्लाई कर रहा है क्या, अपने डाइस को, और वो भी डाई को दिया है, वो भी विदाउट कंसीडरेशन दे रहा है, कह रहा है कि ये ले ये डाई और इसको इस्तेमाल कर, और इस्तेमाल करके क्या बना दे, गाड़ी बना दे, ठीक है। या फिर मैं क्या बोलता हूं, ये एक और बात समझो, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है ओन्ड, जिसने ओन्ड बाय दी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मान लो हमें एबीसी लिमिटेड। अब मैं क्या करा रहा हूं, मैंने कहा कि भाई एक काम कर, मैंने एक डाई बनवाया है, ठीक है, एक डाई बनवाया है, मैंने कहा कि मेरे को एक अलग तरीके की गाड़ी चाहिए, अलग तरीके की गाड़ी चाहिए, जो मैं प्रोडक्ट बनवा रहा हूँ या फिर जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो एक कुछ एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उसकी, तो इसके लिए मैंने एक मोल्ड डाइस खरीद रखे हैं। मैंने कहा एक काम कर, ये डाइस को यूज कर और इस डाइस को यूज करके इस तरह की गाड़ी बना और वो मेरे को दे दे। तो जब मैं ये वाला ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को ट्रांसफर कर रहा हूं, ये तो मैं विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहा हूं ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो ना। यस ठीक है, तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सेंड कर दिया इसको? तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करने पर भी क्या ये सप्लाई के दायरे में आएगा? नहीं आएगा। ये क्लैरिफिकेशन दे रखी है, बस इतनी सी क्लैरिफिकेशन है। कह रहा है कि भाई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इसने सप्लाई किया है क्या? बोलो ना, क्या सप्लाई किया है? अपनी डाइस सप्लाई कर दी, मोल्ड और डाइस, मोल्ड एंड डाइस जिसको बोलते हैं, उसको सप्लाई किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट सामने वाले को सप्लाई कर दिया और बोला है कि भैया ये मेरे को जो है वो सामने वो जो चीज है वो इस तरीके से बना के दे। तो ये जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई है, इसको हम सप्लाई के दायरे से दूर रखेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सप्लाई है, ठीक है। बस इतना सा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन अन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है। ये क्या आता है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अभी हम पढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो, क्या ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया? ये पैरा टू, पैरा टू में कोई डाउट है तो बताओ। पैरा टू क्लियर हो गया? मैं बोलो ना। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस दोनों के बारे में है, यहाँ पर गुड्स के बारे में। पैरा थ्री के बारे में बात करते हैं। पैरा थ्री बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स की। क्या ये ओनली गुड्स के बारे में बात कर रहा है? बोलो ना।
यस, वो गुड्स के बारे में बात कर रहा है। अब हमें बात करता हूं कि बाय द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, कह रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और या फिर बाय सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट ने किसको किया है, सप्लाई प्रिंसिपल को किया है, जहां पर वो अंडरटेक कर रहा है रिसीव करने के लिए सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। क्या है मतलब फंडा, समझ क्या बोल रहा हूं? देखो, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है, बोलो ना, एजेंट, और एक होता है कस्टमर। यही होता नहीं होता? अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने एजेंट को क्या माल सप्लाई कर रहा हूं, स्टॉक किसको सेंड करता हूं, एजेंट को। एजेंट से पैसा लेता हूं क्या मैं? नहीं, मैं एजेंट को माल सप्लाई कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई आगे मेरे कस्टमर को पहुंचा दे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो ना, अरे बोल दो। ठीक है, कस्टमर को पहुंचा दे। अब ये कह रहा है कि सर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो सप्लाई हो रही है ना, ये जो सप्लाई हो रही है स्टॉक की, इसको हम मान लेंगे क्या, सप्लाई। अंडर सेक्शन बोल दो ना 7(1)(c) में शेड्यूल कौन सा, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, कह रहा है इसके अंडर में हम क्या मान लेंगे, इसको हम सप्लाई मान लेंगे। यही बोला ना, शेड्यूल इनके विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजेक्शन हुआ किसके बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, तो इसको हमने सप्लाई मान लिया। और एजेंट को जीएसटी भरना पड़ेगा। एजेंट क्या कह रहा है यहां पर, कहता मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, मेरा काम क्या है, मेरा काम है सर यहां पर प्रिंसिपल और कस्टमर को मिलाना, और उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर कमीशन चार्ज करता हूं। अरे बोलो ना, कमीशन ये किसी से भी चार्ज कर सकता है, नहीं कर सकता है, बोलो। यस, कमीशन ये किससे चार्ज करेगा, ये हो सकता है प्रिंसिपल से चार्ज कर सकता है। तो यानी कि प्रिंसिपल से चार्ज करने पर ये क्या, कौन सी सर्विस देगा, इसको ऐसे बनाते हैं थोड़ा, प्रिंसिपल, कस्टमर, और यहां पर बनाते हैं हम क्या, यहां पर बनाते हैं हम एजेंट। ठीक है, अब एजेंट कौन सी सर्विसेज दे रहा है इसको, बोलो ना, सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा अपने, जिसके लिए वो कमीशन चार्ज करेगा, बोलो ना। यस, कमीशन चार्ज करेगा। कहता मैं तो कमीशन चार्ज करूंगा और कमीशन का बिल देगा बकायदा प्रिंसिपल को, या फिर कस्टमर को मिला है, कस्टमर से भी क्या पता वो कमीशन खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। तो ये क्या दे रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस, और प्रिंसिपल ये किसको देगा, ये अपना क्या दे देगा, इनवॉइस देगा, इनवॉइस का कमीशन देगा ना, सॉरी कमीशन का इनवॉइस देगा। और क्या, अरे सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस, ये पैसा किस चीज का लेगा, ये इसको पैसा पे करेगा नहीं करेगा, एजेंट को, एजेंट को पैसा पे करेगा। अब जो किस चीज का पैसा पे करेगा, सप्लाई का। तो ये सप्लाई का क्या देगा, इनवॉइस देगा। अरे तुम लोग लोगे नहीं लोगे इनवॉइस, मान लो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, कमीशन खाता है। आपने कोई बिजनेस प्रेमाइसेस लिया और उसको क्या दिया, बोलो ना, उसको क्या दिया आपने, कमीशन पे किया। और क्या वो आप अपने खर्चे में बुक करोगे नहीं करोगे, उसको पीएनएल में डेबिट करोगे नहीं करोगे, जो उसको कमीशन पे किया है। यस, बिजनेस पर्पस के लिए आपने किया है। तो लेकिन वो इनवॉइस कहां से लाओगे, इनवॉइस कौन देगा, इनवॉइस तो एजेंट देगा ना, तो बोल दो ना, एजेंट आपको इनवॉइस देगा या नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, देना पड़ता है ना, आप इनवॉइस लोगे जब धंधे के लिए करोगे, तो फिर धंधे के लिए इनवॉइस रखोगे नहीं रखोगे, ऐसा थोड़ी कि आप ऑडिटर आएगा, आपने बोला मैंने 2 लाख रुपए का पेमेंट किया इसको, एजेंट को, तो कहाँ है भाई इनवॉइस, इनवॉइस आपको लेना पड़ेगा ना, किसी को कोई भी पेमेंट के लिए आपको इनवॉइस लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो एजेंट क्या करेगा, इनवॉइस देगा और क्या ले लेगा, पैसा। समझ में आ रहा है? तो ये किस चीज का इनवॉइस है, सप्लाई ऑफ सर्विस का। ठीक है, या फिर ये एजेंट कस्टमर को भी दे सकता है इनवॉइस, ये क्या चीज हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्या चीज हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एक बात समझो, मैंने यहां पर कहा कि प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है और एजेंट आगे
कस्टमर को सप्लाई करता है। तो वो किसकी बात कर रहे हैं सप्लाई की? कह रहे हैं इसको जो आपने स्टॉक की ट्रांसफर की है, स्टॉक ट्रांसफर किया है, इसको हम सप्लाई मान लेंगे। अब एजेंट चिल्ला रहा है, कह रहा है मैं तो छोटा व्यक्ति हूं भाई, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा कमीशन कमाता हूँ। छोटू सा कमीशन मतलब मैंने अगर दोनों व्यक्ति को मिलाया और दोनों व्यक्ति को मिलाकर मैंने सिर्फ 20,000 रुपए कमाए, और 20,000 रुपए में अगर मैं कमा लूंगा, 20,000 रुपए अगर मैं कमा लूंगा ना, और आप लोग कह रहे हो मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा, और इस जीएसटी भरने के चक्कर में सेक्शन यहां पर एक और आता है जो मैंने बताया था आपको 24 के बारे में, जहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। सेक्शन 24 बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ जाएगा अगर आप एजेंट का काम कर रहे हैं तो। मैंने कहा भाई ये क्या क्या मतलब है? मतलब मैं तो छोटा व्यक्ति हूं यार, तुम मेरे पे ये बर्डन क्यों डाल रहे हो कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूं, फिर उसके बाद मैं यही यही काम करता रहूं कि मैं रिटर्न भरूं, उसकी ये चीज करूं, उसकी फॉलो करूं। मैंने तो सिर्फ एक काम किया था कि गलती से मैंने ये कमीशन कमा लिया है, जिसकी वजह से आप मेरे पर क्या कर रहे हो, ये बर्डन डाल रहे हो। तो क्या ये जेन्युइन बर्डन लग रहा है नहीं लग रहा आपको? बोलो ना। एजेंट पर जेन्युइन बर्डन लग रहा है नहीं लग रहा? यस। क्या चीज? जीएसटी लो, कमा तो रहा है, लेकिन यार 20,000 रुपए ही कमाए मान लो पूरे साल के, अब इससे जीएसटी भी लोगे, और जीएसटी के चक्कर में उसको क्या क्या करना पड़ जाएगा? जीएसटी देगा कैसे ये, भरेगा कैसे ये? अरे बोलो ना। मुझे इसको रजिस्ट्रेशन के दायरे में रखा गया, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे, समझ में आ रहा है क्या? अगर जैसे ही इनके बीच में ये ट्रांजेक्शन सप्लाई मानी जाती है, तो इसको एजेंट को सेक्शन 24 के हिसाब से क्या लेना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, चाहे उसने उसका टर्नओवर है या कुछ भी या नहीं है। यानी कि उसने बोला ना कि एक और बात बताऊं, कि उसको जो मान लो ये 1 लाख रुपए का स्टॉक है, इसने ट्रांसफर किया ना, तो ये इसके टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट जब हम देखेंगे ना, उसके टर्नओवर में भी इंक्लूड हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है। तो अब तो ये कह रहा भाई मैंने तो 20,000 रुपए कमाए, माफ करो, मेरी तो कोई गलती नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, एक बात समझो, हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं आप पैरा 3 ये या नहीं होगे, अब हम डिसाइड करेंगे कुछ बेसिस बना। कहते हैं ऐसे नहीं कि हम किसी भी एजेंट को बोल रहे हैं कि भाई तेरे तेरे तू इसमें कवर हो जाएगा, और जैसे ही तूने कवर हो गया, मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि पैरा 3 को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, और बकायदा इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जीएसटी पैरा 3 कवर नहीं होता है, तो फिर इसको रजिस्ट्रेशन भी लेने की जरूरत नहीं, और बकायदा इसको जीएसटी भी पे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कब होगा ऐसा? कब होगा ऐसा? जब इसने जब इसको सप्लाई किया है, इसने इसको सप्लाई किया, तो एजेंट जब आगे सप्लाई कर रहा है कस्टमर को, और एजेंट ने क्या हिमाकत की है, अपने नाम का इनवॉइस दिया है इसको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कस्टमर को प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस नहीं दिया, कस्टमर को अपने नाम का इनवॉइस दिया है इसने। तो हम बोलेंगे कि ए तूने इसके बीच में क्या, तूने अपने नाम से सब इनवॉइस दिया, मतलब कुछ ना कुछ कमाया होगा। मान लो ये प्रिंसिपल से लेता है 1 लाख रुपए का माल, और सामने वाले को 2 लाख रुपए का बेचता है कस्टमर को। ऐसा होता ही नहीं होता? एजेंट लोग ऐसा करते नहीं करते? बोलो ना। वो कहता है कि भाई इसके पास कस्टमर आया, कहता है मेरे को माल चाहिए, मेरे को, उसने बोला 2 लाख रुपए लगेंगे, सामने वाले से इसने परचेज किया 1 लाख रुपए में, और सामने वाले को अपने नाम का इनवॉइस दे दिया, ओन नेम का इनवॉइस दे दिया। तो हम कहेंगे भैया ये जो है तेरे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में रखेंगे, और तू पैरा 3 वाला एजेंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कब होगा? जब सामने वाले का नाम का इनवॉइस, मतलब एजेंट ने अपने नाम का इनवॉइस किसको आगे दिया होगा? कस्टमर को दिया होगा। तो जो इसके बीच में सप्लाई है, इसको सप्लाई मान लेंगे एज पर, बता दो ना, ये सप्लाई एज पर सेक्शन, इवन विदाउट कंसिडरेशन है तो विदाउट कंसिडरेशन होगा ना। सेक्शन बताओ। 7(1)(c) में शेड्यूल पैरा पैरा 3 शेड्यूल 1 इसी के हिसाब से है। बताओ। सप्लाई, यस सप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और ये प्रिंसिपल एजेंट के नाम का क्या देगा, एजेंट को क्या देगा? इनवॉइस दे देगा। बोलो ना। प्रिंसिपल एजेंट को वो देगा ना, इनवॉइस। अरे बोल दो।
और आगे ये अपने नाम का इनवॉइस देगा। क्या, बोलो बोलो, कैसे कैसे इधर, अरे प्रिंसिपल से अब ये ट्रांजैक्शन जो है इनके बीच में, इसको सप्लाई मान लिया गया तो इनवॉइस देंगे नहीं देंगे? प्रिंसिपल ने सप्लाई किया क्या, माल, और यहां से ये पैसा देगा नहीं देगा 1 लाख रुपए एजेंट? देगा ना। तो यानी कि क्या इसको भी सप्लाई माना गया? यस, इसको भी सप्लाई माना गया है। इसको सप्लाई मान लिया जाएगा एज पर शेड्यूल 3। अब ये बताओ कि क्या ये भी सप्लाई होगी? ये सप्लाई, ये तो सप्लाई है ही। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 7(1)(a)। क्यों? क्योंकि भाई गुड्स का सप्लाई हुआ और वो भी कंसीडरेशन लिया गया सामने वाले पर्सन से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब एजेंट को क्या करना पड़ेगा यहां पर? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन देना का। अब एजेंट क्या करेगा? जब यहां पर इसने जीएसटी पे किया, इनपुट टैक्स के, ये इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, और आउटपुट में जब ये इससे कलेक्ट करेगा टैक्स, तो उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहां पर बिल्कुल, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स बेचता है, लेकिन सामने वाले को इसने अपने नाम का बिल दिया है। जबकि करना क्या चाहिए था? अगर ये छोटा व्यक्ति है, मान लो मैं क्या कह रहा हूं, प्रिंसिपल और कस्टमर, एजेंट क्या करेगा? कहेगा भाई एक काम कर, तू, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे को क्या दे रहा हूं? सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि सिर्फ कमीशन तेरे से लूंगा। किस चीज का कमीशन ले रहा हूं तेरे से? दोनों पार्टी को मिला रहा हूं। तो प्रिंसिपल एक काम कर, तू इसको डायरेक्ट इनवॉइस भेज दे अपने नाम का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तब ये ट्रांजेक्शन क्या दिख रही है? चलो ठीक है, ये छोटा व्यक्ति है, इसने क्या कमाया? सिर्फ 20,000 का क्या कमाया है? कमीशन कमाया है। ठीक है ना? यहां पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये कमीशन तो कमा ही रहा है, दोनों व्यक्ति को मिलाने का कमीशन तो कमा ही रहा है, प्लस प्रॉफिट भी कमाने की कोशिश कर रहा है। अरे बोलो ना, सामने वाले को अपने नाम का बिल देने का मतलब क्या बनता है? मान लो मैं एजेंट हूं, मैं, मेरे पास कोई कस्टमर है, मैं उसको प्रिंसिपल से मिलने ही नहीं दे रहा हूं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये होता ही नहीं होता है? तो बोलो ना, धोखेबाज है। ठीक है, तो ऐसे एजेंट को इसीलिए क्या बोला, इस धोखेबाज को क्या बोला? आपके दिल से निकली ये बात। इस धोखेबाज को क्या बोला कि तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कह रहा फांसी दे, नहीं ना भाई, इतना जुर्म नहीं। फांसी दे दोगे तो भाई जीएसटी कैसे भरेगा ये? ठीक है, तो यानी कि क्या इसको कंपलसरी के दायरे में रखा गया, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में रखा गया? क्या इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में है ये? ना भैया ना, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं है। ठीक है ना? ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। इवन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? देखो, इनवॉइस ये इसको डायरेक्ट दे रहा है, इनवॉइस तो डायरेक्ट दे रहा है, लेकिन स्टॉक क्या दे रहा है? स्टॉक इसने इसको ट्रांसफर किया, ए को, यानी एजेंट को, और एजेंट ने आगे स्टॉक ट्रांसफर किया इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो ना। इसने एजेंट को दिया और एजेंट ने आगे सी को दे दिया, यानी कस्टमर को दे दिया। तब अब बताओ, ये जो है क्या इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इस ट्रांजैक्शन को एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि भैया इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये शेड्यूल 3 में ये वाला जो एक्टिविटी है ये कवर ही नहीं होती। ये जो एजेंट है शेड्यूल 3 में कवर होने वाला व्यक्ति नहीं है, तो इसीलिए इसको सप्लाई नहीं माना गया है। और अब एक बात बता दो, क्या इसके और इसके बीच की कोई सप्लाई होगी? ना भैया ना, ये भी सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये तो कोई सप्लाई नहीं हुई ना। ये तो किसके बिहाफ पर कर रहा है ये सप्लाई? इसके बिहाफ पर। क्या ये सप्लाई है? यस, सप्लाई होगी। ये सप्लाई होगी सेक्शन 7(1)(a) के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसने माल जो है वो सप्लाई किया है, गुड्स की सप्लाई की है, और इनवॉइस दिया है डायरेक्ट किसको? इसको। तो यानी कि जीएसटी किसको देना पड़ेगा? सीधा सीधा कस्टमर जीएसटी देगा प्रिंसिपल। क्या ये ब्यौरा समझ में आया दोनों? ये वाला ऊपर और नीचे वाला। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं आपको, सिंपल शब्दों में, कि अगर प्रिंसिपल और एजेंट है और कस्टमर है, अगर इसने अपने नाम का इनवॉइस दिया है, तो ये और ये, इसके बीच में जो सप्लाई होगी, स्टॉक ये इसको देगा और ये इसको देगा, इसके बीच में जो सप्लाई होगी इसको भी सप्लाई माना जाएगा। कौन से तौर पर? शेड्यूल पैरा कौन सा है? पैरा 3
और शेड्यूल इसको एजेंट को मान गया है क्या कि इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी लेना। समझ गए क्या नहीं समझ गए बोल दो ना। अगर अगर इनवॉइस किसके नाम का है, इनवॉइस एजेंट के नाम का है, एजेंट के नाम का लिख लेना भाई ये, ठीक है, एजेंट का नाम का। और अगर ये जो इनवॉइस दिया गया है, एजेंट ने जो आप सामने वाले को इनवॉइस दिया है वो किसके नाम का दिया है, अगर प्रिंसिपल के नाम का ही डायरेक्ट इनवॉइस जा रहा है, इनवॉइस किसके नाम का जा रहा है, कस्टमर को प्रिंसिपल के नाम का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर इसने नाम का तो अपने 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 नाम का, अपनी फर्म के नाम का क्या दिया है इसने, इनवॉइस यहां पर, बट इसने मेंशन कर दिया प्रिंसिपल का नाम। क्या ये काफी है, सिर्फ नाम मेंशन किया है, कोई इसका जीएसटी नंबर नहीं, कोई इसका एड्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, इसने सिर्फ इसका नाम लिख दिया कि इसका जो ओनर है ना, इसका ओनर जो है, ओनर ये मिस्टर पी है, ये नाम लिख दिया। तो क्या फिर भी ये शेड्यूल 3 में कवर होगा? हाँ, फिर भी शेड्यूल 3, क्योंकि इनवॉइस किसके नाम का है, इनवॉइस एजेंट के। अगर इनवॉइस एजेंट के नाम का नहीं होता तो क्या होगा, जल्दी बता दो ना। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो क्या दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल और कस्टमर यही एक सप्लाई होगी, वरना ये दोनों ही सप्लाई हो जाएगी, ये भी सप्लाई हो जाएगा, ये सप्लाई हो जाएगा किसके, सेक्शन 7(1)(a) के हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर तुम्हें, अब ये तो बात हो गई सीधी, अब यहां पर मैं उल्टी बात करूं यहां पर कि अगर प्रिंसिपल यहां पे है, एजेंट यहां पर है और एक सप्लायर है। सप्लायर क्या मतलब, ये सप्लायर सप्लाई करता है एजेंट को और एजेंट सप्लाई करता है किसको, मतलब एजेंट जो है इसके बिहाफ पर माल ले रहा है। अरे बोलो ना, इसके बिहाफ पर माल ले रहा है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एजेंट जो है किसके बिहाफ पर माल ले रहा है, रिसीव कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर माल रिसीव कर रहा है। अरे बोल दो, इसमें कैसे होगा जल्दी से बता दो कि सप्लायर ने किसके नाम का इनवॉइस देना है। सप्लायर जब इनवॉइस देगा, क्योंकि सप्लायर गुड्स सेंड करेगा ना और ये रिसीव करेगा और ये आगे गुड्स दे देगा, ये फिर इससे पैसे लेगा और आगे पैसे दे देगा, ठीक ना। तो सप्लायर यहां पर, अगर सप्लायर अगर एजेंट के नाम का बिल देता है, के नाम का बिल यानी कि इनवॉइस देता है, इनवॉइस देता है, तो ये वाला जो एजेंट है वो कवर हो जाएगा किसमें, शेड्यूल 3 में, शेड्यूल सॉरी 1 में, शेड्यूल 1। ऊपर हमने 3 तो नहीं लिख दिया कहीं, याद तो है, हाँ शेड्यूल 1 पैरा 3 है ना, ठीक है ना, लिख दिया गलती से, ठीक है। शेड्यूल 1 पैरा 3 में कवर हो जाएगा। जब ये कवर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो एजेंट इसको गुड्स की सप्लाई करेगा, स्टॉक ट्रांसफर कर देगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करेगा, तो क्या होगा जल्दी से बता दो ना, इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और एजेंट आगे क्या करेगा, इसको अपने नाम का बिल देगा, यही करेंगे ना। अरे जब ये सामने वाले से किसके नाम का बिल लेकर आ रहा है, अपने नाम का बिल लेकर आ रहा है, इशू करवा रहा है अपने नाम से बिल, तो ये सामने वाले प्रिंसिपल को अपने नाम का ही तो बिल देगा ना, सामने वाले को बिल भी तो चाहिए, वो किस बेसिस पे पे करेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो यानी कि सप्लाई, हम किस ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं शेड्यूल 3 में, सॉरी शेड्यूल 1 में पैरा 3 में। क्या ये बात सही से समझ में आ गई है आपके, ठीक है। अब यहां पर कौन किसको अब मैं अगर इनवॉइस की बात कहूं तो कौन किसको इनवॉइस देगा, एक बात बताओ। इनवॉइस यहां पर सप्लायर एजेंट को देगा एक इनवॉइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या मानी गई है, ये जितनी सप्लाई होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये इसको इनवॉइस देगा, समझ में आ गया।
अब इसको भी सप्लाई मान लिया गया तो एजेंट को भी इनवॉइस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या यहां पर इनवॉइस सप्लायर ही होता है ना? सप्लायर ही है। क्या एजेंट एक और सर्विस दे रहा है यहां पर? सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कमीशन खा रहा है, नहीं खा रहा? तो बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। कमीशन खा रहा है, नहीं खा रहा, दोनों पार्टी को मिलाने का? तो कमीशन का भी क्या इनवॉइस देगा, नहीं देगा? गए या नहीं समझ गए? यस। लेकिन अगर यहां पर मैं बोलूं प्रिंसिपल, एजेंट और यहां पर कौन है? सप्लायर। इसने किसके नाम का इनवॉइस दिया है? सीधा सीधा एजेंट के नाम का इनवॉइस दिया है। और स्टॉक इसने इसको दिया, इसने इसके बिहाफ पर स्टॉक लिया और इसको स्टॉक को ट्रांसफर। एक मेरे को बात बताओ, क्या अब ये एजेंट शेड्यूल 3 में कवर होता है क्या? अब नहीं होता है। तो यानी कि ये एजेंट जो है, इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सप्लाई है, ये है प्रिंसिपल और सप्लायर के बीच में। ठीक है, यही सप्लाई मानी जाएगी। और सप्लाई कौन से सेक्शन में मानी जाएगी? सेक्शन नंबर 7(1)(a) में। क्या बात है, समझ में आ गया? नहीं है सर? बोलो ना। यस, आ जाओ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे। देखो, यही बात कर रहे हैं यहाँ पर, एजेंट और इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, डिटेल डिस्कशन यहाँ से आप पढ़ लोगे खुद से ही कि क्या क्या चीज़ है। एजेंट का मतलब क्या है, जो कि फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन, अर्थिया। ठीक है, ये सारा चीज़ है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है अगर वो किस में कवर हो रहा है, तो शेड्यूल 3 में कवर हो रहा है, शेड्यूल 1 में कवर होता है। अब यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है कि शेड्यूल 1 में वो कवर होता है, नहीं होता है। ये जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ द पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 और नॉट। सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा, डिसाइड करने के लिए इन पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। पॉइंट्स क्या है? कह रहा है कि भैया, कह रहा है यहाँ पर, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वेयर इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय एजेंट इन हिज नेम। यानी कि क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ने एजेंट और एजेंट से कस्टमर को गया, तो एजेंट ने अपने नाम का अगर बिल दिया है इसको, तो फिर क्या चीज हो जाएगा, वो पैरा 3 के अंदर कवर होगा। यही बोला हुआ है। ठीक है, और जैसे ही पैरा 3 के अंदर वो कवर हो जाता है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन दी एजेंट टू कस्टमर, उसको भी क्या है, वो भी सप्लाई है। एंड उसके किसमें, एग्रीगेट टर्नओवर में उसको ऐड करना पड़ेगा। छोड़ो ये वाला पॉइंट भी, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में जब जाएंगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एंड यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अदरवाइज ओनली कमीशन चार्ज करता है कौन? एजेंट। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो कम शेड्यूल 3 में नहीं कवर होता, तो वो क्या 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 करता, सिर्फ और सिर्फ कमीशन ही चार्ज कर रहा है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेयर इनवॉइस इज इशूड बाय एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नाम का अगर एजेंट ने क्या दिया है आगे कस्टमर को, प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस दिया है, तो फिर ये वाला बंदा जो है वो कवर नहीं होगा। और जैसे ही वो कवर नहीं होगा शेड्यूल 1 में, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना। और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, क्या वो सप्लाई मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी। समझ में आ गया? यानी कि अगर इसने प्रिंसिपल के बीच में दिया है, मतलब प्रिंसिपल का इनके नाम का इनवॉइस कस्टमर को दिया है, तो ये जो इनके बीच में जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ है, क्या ये सप्लाई है क्या? नहीं ना, ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये वाला बंदा जो है वो कवर नहीं होता किसमें, शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता, पैरा 3 में। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लोगे क्या आराम से? आगे चलते हैं। देखो, ये जो क्लास हो रही है, इसको करने के बाद आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, साथ साथ में इसको पढ़ते रहना है, वरना आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकलते चले जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा कि कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे। समझ में आ रहा है ना? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, यानी कि उसने एजेंट ने
उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पर रिसीव कर लिया, और अब एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल को दे रहा है उसके बिहाफ पर रिसीव करके। क्या कह रहा है, इनवॉइस अगर किसके नाम का है, एजेंट के नाम का इशू किया गया, सप्लायर ने एजेंट के नाम का इनवॉइस इशू किया गया है, तो फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्रिंसिपल और एजेंट जो है वो शेड्यूल 1 के दायरे में आ जाते हैं और बकायदा पैरा 3 शेड्यूल 1 में कवर हो जाएंगे। अच्छा, कह रहा है कि इनवॉइस जो है सीधा सीधा प्रिंसिपल के नाम का इशू किया है सप्लायर ने, तो फिर क्या हो जाएगा, वुड नॉट बी कवर्ड बाय पैरा, उसमें पैरा 3 में कवर नहीं होगा। और जैसे ही पैरा 3 में कवर नहीं हुआ तो प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो है वो पैरा 3 में नहीं। बोलो बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, क्या क्या ये बात समझ गए यहां पर? अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, कुछ कह रहा है कि अगर इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये बेशक जो है एजेंट जो है वो पैरा 3 में कवर हो जाए, ठीक है, पैरा 3 में मान लो ये कवर हो गया, और इनके बीच में जो स्टॉक ट्रांसफर होता है वो एग्रीकल्चरल गुड्स होता है, जो कि जिस पर एग्जेम्पशन दी गई है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी गई, तो क्या जीएसटी आएगा क्या? सप्लाई तो मानी जाएगी, सप्लाई तो मानी जाएगी, लेकिन एग्रीकल्चर गुड्स पर जीएसटी नहीं आता है, तो यानी कि अल्टीमेटली उसको फिर जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो पैरा 3 में तो आएगा ही आएगा। जीएसटी क्यों नहीं पे किया? क्योंकि भाई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के ने इस एग्रीकल्चर गुड्स पर जीएसटी ना लगाने के लिए बोला है, ठीक है, समझ में आ गया? एग्रीकल्चर गुड्स अगर दिया है, देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम, ठीक है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मींस द एग्रीकल्चर विच आर नॉट कवर्ड अंडर द एग्जेम्पशन। अच्छा, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिली है, सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिली है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एग्जेम्पशन मिली है, तो उस पर तो जीएसटी नहीं आएगा। अगर उसको छोड़कर अगर कोई और जो कि कवर नहीं है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में उसको सप्लाई किया तो क्या जीएसटी देना पड़ेगा फिर, अगर वो सामने वाला एजेंट जो है वो इस टैक्सेबल एज पर दी पैरा ऑफ शेड्यूल, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में टैक्सेबल पर्सन। अच्छा बोलो, टैक्सेबल पर्सन इसको बना दिया जाएगा जबरदस्ती या नहीं बना दिया जाएगा टैक्सेबल पर्सन? अगर ये पैरा, समझ में आ रहा है क्या इसका, पैरा 3 में जैसे ही कवर हो गया ना वो, यहाँ पर सेक्शन बकायदा 24 वाला जो बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ जाएगा, और जैसे ही इसको दायरे में आ जाएगा तो वो टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। तो टैक्सेबल पर्सन ने आगे सप्लाई की, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई की, तो भी क्या बनेगा, बोल दो, मैं कह रहा हूं तो फिर जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। एक लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन दी गई है डीसीए इसी बिहाफ पर, क्या यहां तक समझ में आया या नहीं आया? बोलो, शेड्यूल में हमारा सबसे पहला 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 शेड्यूल 1 का पहला क्या चीज बोलता है, पहला फर्स्ट पैरा बता दो जरा, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, जिस पर आईटीसी ले रखा है या नहीं ले रखा, ले रखा है, ये पैरा 1 हो गया। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन, और फॉर किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, विदाउट कंसिडरेशन या कंसिडरेशन? सर विदाउट कंसिडरेशन, सर ये जो पढ़ रहे हैं हम शेड्यूल 1 में ये विदाउट कंसिडरेशन ही है, ठीक है। अच्छा, बार बार पूछने का नहीं ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज हो गया, 50,000 तक का यहाँ पर क्या बोला था, एम्प्लॉयर ने अगर गिफ्ट दिया या एम्प्लॉय ने गिफ्ट दिया है, एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया कितने तक, 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर तक, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं, उससे ऊपर गया तो पूरा का पूरा जीएसटी के दायरे में आ जाता है। थर्ड क्या बोलता है, कहता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशनशिप, यानी कि प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है या फिर एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को के बिहाफ पर रिसीव कर रहा है गुड्स को, तो इनको सप्लाई माना जाएगा अगर एजेंट एजेंट जो है किसके दायरे में आएगा, शेड्यूल 3 के दायरे में आ जाएगा तो। और शेड्यूल 3 के दायरे में कब आएगा, अगर वो अपने, बोलो बोलो कब आएगा, जब वो धोखा देगा, मतलब कस्टमर को अपने नाम का बिल देगा, या फिर अगर वो सप्लाई ले रहा है किसके बिहाफ पर, सप्लायर से सप्लाई ले रहा है तो सप्लायर से अपने नाम का बिल जनरेट करवा रहा है, तभी होगा ना।
पैरा 3 में, तो तभी ये जो दोनों रिलेशनशिप है इसको मान लिया जाएगा शेड्यूल 3। अब इसी के चलते एक डीसीए का कॉन्सेप्ट जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यानी क्लैरिफिकेशन। देखो टाइम टू टाइम ना क्लैरिफिकेशन देते हैं ये लोग क्या देते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं। क्लैरिफिकेशन मतलब समझते हो कि भाई अब डीसीए कुछ एक सिचुएशन आ गई और सिचुएशन में बोलते हैं क्या हमें भी जीएसटी के दायरे में ले लिया गया है या नहीं ले लिया गया है, ये एक दुविधा होती है। तो फिर नोटिफिकेशन के जरिए वो क्या कहते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ना ना भैया तुम्हें एक्सक्लूड किया जाएगा या तुम्हें इंक्लूड किया जाएगा, ये एक नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे ही एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। टीसीए मतलब हो गया, बोलो ना, टीसीए बोले तो टेल क्रेडर एजेंट। टेल क्रेडर एजेंट आपने कुछ सुना है क्या नाम? कंसाइनमेंट में सुना है, वेरी वेरी गुड। टेल क्रेडर एजेंट होता क्या है? वेरी वेरी गुड, क्या बात है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है अच्छे से। टेल क्रेडर एजेंट, देखो ये भी एजेंट एजेंट के दायरे में तो आता है ये भी। टेल क्रेडर एजेंट दूसरे एजेंट से कैसे 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 दोनों में क्या क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंट ये है कि ये रिस्क को बियर करता है, एक रिस्क को बियर करता है। ये कहता है प्रिंसिपल को, कहता है एक काम करो, आप हमसे हमें माल सप्लाई करो, हम आपका पूरा का पूरा माल बिकवा देंगे कस्टमर को। तो कस्टमर अब ये कहता है कि अगर कस्टमर ने धोखा दे दिया तो मेरे को, कस्टमर तू ऐसे कस्टमर को मेरे पास लाके दिया तूने मेरे को, उसने मेरे को पेमेंट नहीं किया, कहता कि बॉस चिंता मत करो, अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया ना, मैं कस्टमर के बिहाफ पर आपको पेमेंट करूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, इसको बोलते हैं डेल क्रेडर एजेंट। ठीक है, और क्या करता है ये डेल क्रेडर एजेंट? वो कहता है कभी कभी ना इस कस्टमर के बिहाफ पर ना इसको पे कर देता है शुरू में ही, और कस्टमर से क्या कहता है, कहता है मैंने तेरे को शॉर्ट टर्म लोन दे दिया, समझ कि मैंने मान लो 1 लाख रुपए का पेमेंट करना था कस्टमर को, प्रिंसिपल को, तो डीसीए ने 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया और सामने वाले से कहता है तू मुझे धीरे 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 पेमेंट कर 1 लाख, 1 लाख रुपीस और प्लस इंटरेस्ट भी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 1 लाख रुपीस और इंटरेस्ट भी पे कर। अब हम क्या कह रहे हैं यहां पर, कौन ये जो क्लैरिफिकेशन है वो क्या क्लैरिफाई करने के लिए आपको क्लैरिफिकेशन दी है? कह रहा है कि एक बात बताओ कि ये जो डीसीए है, सबसे पहले ये बताओ, ये प्रिंसिपल और डीसीए के बीच में ये सप्लाई कब मानी जाएगी? जब डीसीए शेड्यूल 3 में कवर होगा या नहीं होगा? इसी पे मैटर करेगा नहीं करेगा, बोलो ना। सॉरी, शेड्यूल 1 में कवर होता है नहीं होता, पैरा 3 में, पैरा 3, पैरा 3 में कवर होता है या नहीं होता, इस पर डिपेंड करेगा ना कि ये सप्लाई है या नहीं। अगर पैरा 3 में कवर हो गया तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। तो यानी कि जब ये डीसीए इसको, ये प्रिंसिपल इसको स्टॉक ट्रांसफर करेगा तो इसको क्या बोल देंगे, बोलो ना, सप्लाई मान लेंगे पैरा 3 के अंडर में। ठीक है, लेकिन अगर वो पैरा 3 के अंडर में नहीं आएगा ये डीसीए, कब नहीं आएगा, बोलो ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है ना कि अगर इस डीसीए ने कस्टमर को अपने नाम का बिल दिया है तो ये पैरा 3 के अंडर में आ जाएगा और इसके बीच की जो ट्रांजैक्शन है इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ये अपने नाम का बिल नहीं, प्रिंसिपल के नाम का बिल देता है आगे कस्टमर को, तो ये पैरा 3 में नहीं आएगा और इसके बीच का जो सप्लाई है इसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, इसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये तो बात क्लियर है ना? अरे बोल दो ना, ये तो बात हमने ऊपर से ही क्लियर कर रखी है। तो सर हम क्लैरिफाई क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, क्यों ये वाला बार बार हमें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? अब देखो ये कर क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि एक केस बता रहा है, वो कह रहा है कि अगर इसने इसको शॉर्ट टर्म लोन दिया, क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि अगर इसने शॉर्ट टर्म लोन दिया, किसको, कस्टमर को शॉर्ट टर्म लोन दिया और उससे क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सप्लाई कर रहा है इसको, क्या इसकी वैल्यू में ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसको भी जोड़ा जाएगा क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अरे एक बात बताओ ना, यूज ऑफ मनी, क्या ये सर्विस है या नहीं है, जिसके बीच जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हैं हम? याद आ रहा है क्या, सर्विस में ये सर्विस है, तो यानी कि डीसीए इसको सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है कि नहीं कर रहा? अच्छा, सबसे पहले कौन किसको सर्विस दे रहा है ये डिफाइन करते हैं हम। ठीक है,
एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये शेड्यूल 3 में कवर होता है, ये पैरा 3 में कवर होता है, पैरा 3 में कवर होता है, शेड्यूल 1 कवर होने वाला एजेंट है, इसने अपने नाम का बिल दिया है, तो क्या ये जो सप्लाई बनती है या नहीं बनती? तो यहां पर मेरे को बताओ कौन किसको सप्लाई कर रहा है, बोलो ना। प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है नहीं कर रहा, किसको? टीसीए को, बोलो ना। स्टॉक ट्रांसफर किया, ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा नहीं माना जाएगा? ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा डीसीए को। और डीसीए आगे क्या सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है नहीं कर रहा, इसको भी तो ट्रांजैक्शन दिया गया है, बोलो ना। डीसीए सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, किसको? कस्टमर को, ठीक है। और डीसीए एक और काम कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी देता है। सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सा? कमीशन वाला, के लिए वो कमीशन चार्ज करता है, वो क्या है? सप्लाई ऑफ किसको दे रहा है? प्रिंसिपल को भी दे सकता है और कस्टमर को भी दे सकता है, बोलो ना। तीनों चीज समझ में आ रही है क्या? एक और चौथी चीज समझो, कह रहा है डीसीए ना एक और सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है, वो कौन सी सर्विस है बताओ? लोन सर्विस, वेरी वेरी गुड, लोन की सर्विस। उसके लिए भी तो पैसा चार्ज कर रहा है वो, किसको दे रहा है? कस्टमर को। समझ में आ रहा है क्या? अब आपसे ये पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पैसा जो इंटरेस्ट लिया, मान लो 50,000 रुपए का, और यहां पर जो सप्लाई मानी गई है 1 लाख रुपए की सप्लाई मान ली गई है, इसके बीच में रिलेशनशिप। तो कह रहे हैं कि क्या इस 1 लाख रुपए में ये 50,000 रुपए हमें जोड़ने चाहिए या नहीं जोड़ने चाहिए, ताकि तब उस पर जीएसटी आएगा क्या? टोटल पे मिला के जीएसटी चार्ज करेंगे क्या? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल जो आपने बोला है, अब वो वही बोल रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं आपको। देखो क्या बोल रहा है वो, देखो अब जो आपने बोला वही है, यहां पर लिखा हुआ है। वेरिफिकेशन भी जेन्युइन होगी। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वेदर डीसीए फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ द पैरा 3 और नॉट शेड्यूल। वो तो डिपेंड करेगा कि उसने अपने नाम का बिल दिया है या नहीं दिया। अपने नाम का बिल दिया होगा तो वो एम्बिट में पैरा पैरा 3 में कवर होगा, वरना वो नहीं होगा। ये इशू तो हमारा क्लियर हो गया है। कह रहा है कि whether the temporary short term transaction based loan extended by the DCA, जो temporary short DCA to recipient यानी बायर को अगर दिया है short term loan, for which interest is charged by DCA is to be included in the value of goods being supplied by the supplier, where DCA is not the agent as per पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कह रहा है कि नहीं है। अच्छा, लेकिन हम कौन सा केस कवर कर रहे हैं? पैरा 3 वाला, कि वो एजेंट जो है वो किस में कवर कर रहा है, बोलो ना। किस में कवर हो रहा है? पैरा 3 में कवर हो रहा है। ये वाला केस है ना हमारा तो अभी। अरे बोल दो, टीसीए इज एन एजेंट अंडर पैरा 3 में वो कवर हो रहा है। ये वाला अभी मैंने केस बताया। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पर क्या कर रहा है, कह रहा है फॉलोइंग एक्टिविटीज हो रही है। यहां पर क्या कह रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लायर टू डीसीए यानी प्रिंसिपल टू डीसीए, डीसीए और कस्टमर। कह रहा है प्रिंसिपल टू डीसीए को सप्लाई और सप्लाई ऑफ गुड्स, ये इसने इसको किया है। और फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है डीसीए, किसको कर रहा है? क्योंकि ये अगर आ गया तो ये भी सप्लाई होगा, ये भी सप्लाई होगा। ये सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है कस्टमर को, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस कौन सी बोली है जिसके लिए कमीशन चार्ज कर रहा है? वो एजेंसी सर्विस बाय डीसीए टू सप्लायर या फिर प्रेसिपिएंट, यही है ना? अरे बोलो ना, यही तो बोला था ना मैंने। अच्छा, फिर एक और चीज बोला, कह रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, इसकी फैसिलिटी दी है किसने? डीसीए टू रेसिपिएंट। ये भी है क्या? डीसीए इसको क्या दे रहा है? ये शेड्यूल 3 में, ये सॉरी पैरा 3 में कवर, ये इसको क्या दे रहा है? एक सर्विस भी दे रहा है। अब ये क्या, देखो, इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ डीसीए इज एन एजेंट under the para 3 of schedule 1 of CGST act, the temporary short term transaction based credit being
provided by DCA to the buyer no longer retains its character of an independent supply and is क्या बोल रहा है subsumed in the supply of goods by DCA to the recipient. It is emphasized that the activity of extension of credit by DCA to recipient would not be considered as the separate supply. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आपने क्या बोला है? आपने क्या बोला है? क्या सेपरेट सप्लाई है वो? सेपरेट सप्लाई as it is in the context of supply of goods made by DCA to recipient. It is further clarified that the value of interest charged for such credit would be required to be included in the value of supply of goods by DCA to recipient as per section 15(2)(d). 15(2)(d) बोलता है, सेक्शन 15(2) वैल्यूएशन के बारे में बात करता है, हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। कहता है कि भाई कुछ भी एक्स्ट्रा में चार्ज किया है उसको भी आपको वैल्यू में डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो ना। कह रहा है कि ये जो सप्लाई करेंगे हम, ये जो हम सप्लाई करेंगे, इसको जो ये बिल देगा, कौन सा? बोलो ना। इसको जो ये बिल देगा, एक तो किस चीज का बिल दिया उसने? सप्लाई किसके बिहाफ पर क्या है? बोलो ना। सप्लाई ऑफ गुड्स। अरे बोलो, सप्लाई ऑफ गुड्स किया है उसका, उसके बिहाफ पर दिया है ना उसने, बिल दिया। और इसको एक और चीज क्या दी साथ में? भाई शॉर्ट टर्म लोन की सर्विस भी दी और उसके लिए ये इससे पैसा चार्ज करेगा। बोलो ना, डीसीए उससे पैसा चार्ज करेगा नहीं करेगा? वैल्यू। तो वैल्यू के साथ साथ इसको क्या इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी इसके साथ लगाएगा नहीं लगाएगा? क्या दोनों को मिलाकर वो जीएसटी लगाएगा? बोलो। यस, क्योंकि इसके साथ की सर्विस दी है ना उसने, साथ साथ में। अरे बोलो ना। इनकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर, इनकी जो ये वैल्यू में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? यस, वैल्यू में जुड़ेगा। ठीक है, वैल्यू में जुड़ेगा। क्या इसकी और इसकी वैल्यू में जोड़ने का यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है ना? ये तो सिर्फ सिर्फ 1 लाख की बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? इसने 1 लाख रुपए भी लेने हैं और प्लस सामने वाले से इंटरेस्ट भी लेना है। तो क्या ये दोनों को जोड़कर जीएसटी जोड़ना पड़ेगा? यस, दोनों पर ही जीएसटी लगेगा। समझ में आ गया क्या यहां पर? इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको सेक्शन जब हम पढ़ेंगे 15 यानी वैल्यूएशन और अच्छे से हो जाएगी। क्यों हम कर रहे हैं? कह रहे कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए, कह रहे कुछ भी एक्स्ट्रा भी हम चार्ज करते हैं ना एक्स्ट्रा में, उस पर भी जीएसटी आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये डीसीए नहीं है, डीसीए जो है वो पैरा 3 में कवर नहीं होता है, डीसीए जो है वो पैरा 3 में कवर नहीं होता है, तो जैसे ये कवर नहीं हुआ यानी कि क्या, प्रिंसिपल जो सप्लाई है वो क्या है? ये सिर्फ यही सप्लाई होगी, इसके और इसके बीच में कोई सप्लाई नहीं, इसके इसके बीच में कोई सप्लाई नहीं, यही है ना? तो इसके और इसके बीच में सप्लाई होगी यानी कस्टमर पे करेगा किसको? प्रिंसिपल को 1 लाख रुपए, और और कस्टमर पे करेगा इसको इंटरेस्ट का पैसा। मान लो 50,000 रुपए इसने इंटरेस्ट का पैसा पे किया डीसीए को। क्यों? क्योंकि डीसीए ने लोन दिया है। बोलो ना। अरे बोल दो अब। तो डीसीए की लोन की सर्विस हो गई ना, बेशक ये इसको पे करेगा और ये आगे पे करेगा इसको, यानी लेकिन इसको कस्टमर को किसके नाम का बिल मिला हुआ है? प्रिंसिपल के नाम का बिल मिला हुआ है। तो क्या ये इसकी सेपरेट सर्विस है या नहीं है? अब डीसीए की इसकी सेपरेट सर्विस है, तो क्या अब इसको इसमें इंक्लूड करेंगे? अब नहीं करेंगे। लेकिन पहले क्या था, ये सेपरेट सर्विस नहीं थी इसकी, इसने इसको लोन की सर्विस दी और इससे 1 लाख रुपए खुद रिसीव किए और ये भी रिसीव किए, तब उसको हम वैल्यू में इंक्लूड कर देते थे, वरना अब इंक्लूड नहीं करेंगे। ये आपका डीसीए का क्लैरिफिकेशन। पढ़ लोगे या नहीं पढ़ लोगे बताओ? यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको? ठीक है, अच्छा, बिना पढ़े ही समझ में आ गया, चलो ये ग्रेट है। कह रहा है कि इंटरेस्ट बीइंग, अगर ये नहीं है कवर तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि interest being charged by the DCA would not form the part of value of supply of goods supplied to the buyer by the supplier। समझ में आ गया या नहीं आ गया?
चलो ये डीसीए वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। लास्ट हमारा क्या बच जाता है, लास्ट पैरा क्या बोलता है हमारा, पैरा नंबर 4। पैरा नंबर 4 बात करते हैं। पैरा नंबर 4 क्या बोल रहा है, शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 4 कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन एनी, बाय टैक्सेबल पर्सन एनी पर्सन, पहले यहां पर था, पहले क्या था, क्या बोल रहे हैं यहां पर, पहले क्या था और अब क्या है। ये रहा, देखो पहले यहां पर लिखा हुआ था, कह रहा कि टैक्सेबल पर्सन से लिखा हुआ था, कह रहा इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन। अब क्या लिखा हुआ है यहां पर, कह रहा कि कोई भी पर्सन ने इंपोर्ट किया है सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो होना ही चाहिए, लाइबिलिटी ऑफ आईजीएसटी शैल अराइज ऑन। क्या कह रहा है, अब देखो कह रहा है कि, कह रहा है इंपोर्ट अगर आपने किया है और विदाउट कंसीडरेशन किया है, ठीक है, बट बिजनेस पर्पस के लिए किया है, बिजनेस पर्पस के लिए किया है, किससे, रिलेटेड पर्सन से, या फिर वो आपकी खुद की ब्रांच है, खुद की एस्टेब्लिशमेंट है बाहर, या फिर खुद का हेड ऑफिस है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई सर्विस ली है, उसी की बात कर रहे हैं, या गुड्स की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, उसको माना जाएगा क्या, सप्लाई मान लिया जाएगा, इवन आपने क्या किया है विदाउट कंसीडर, क्योंकि रिलेटेड पर्सन से अगर आप करते हो, मान लो मेरा ब्रदर बाहर बैठा है और मैंने उससे क्या लिया, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली है, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली है, विदाउट कंसीडरेशन लिया और ऑफिस के काम पर्पस के लिए ली है, तो क्या वो सप्लाई मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, पहले ये बताओ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बाहर यूएसए में मेरा ब्रदर रहता है, अब इससे मैंने, ये कौन है, इंटीरियर डेकोरेटर, इससे मैंने सर्विस ले ली, किसकी, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली है, समझ में आ रहा है क्या, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली है, और मैं यहां पर कहां पे रहता हूं, इंडिया में, इंडिया में मेरा बिजनेस है, और ये किस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए लिए, और विद कंसीडरेशन, यानी कि कंसीडरेशन मैंने पे किया है, बोलो, प्लस कंसीडरेशन मैंने पे किया, क्या ये सप्लाई है या नहीं है, बोल दो जल्दी से। ये तो है, ये तो हमने परसों पढ़ा था, यानी कि मान लो कि ये, अच्छा सेक्शन बताओ मेरे को, कौन से सेक्शन के हिसाब से, 7(1)(b), वेरी वेरी गुड, 7(1)(b) के हिसाब से ये बन जाता है हमारा क्या, उसमें क्या लिखा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिखा था, उसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिखा था, ठीक है, फॉर कंसीडरेशन लिखा था, चाहे आप बिजनेस पर्पस के लिए करो या फिर मत करो, वहां पर उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाता था, और हम उसको सप्लाई मान लेते थे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, कंसीडरेशन दिया है, पर मैंने अपने खुद का घर यानी होम, खुद का पर्सनल पर्पस के लिए लिया है, इसको बोलूं पर्सनल पर्पस, और कंसीडरेशन पे किया है, तो जल्दी से बता दो क्या ये सप्लाई माना जाएगा, कौन सा सेक्शन, 7(1)(b) के हिसाब से सप्लाई माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि बिजनेस पर्पस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं बोलूं यहां पर मैंने कंसीडरेशन नहीं दिया है, क्या बोल रहा हूं मैं, अच्छा समझो, यहां पर मैं कह रहा हूं ब्रदर है मेरे, अब ब्रदर से इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, सर्विस किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली मैंने, अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली, और विदाउट कंसीडरेशन ली, कंसीडरेशन नहीं है, मतलब अपने खुद का घर के लिए लिया और मेरा कंसीडरेशन मैंने उसको पे नहीं, जल्दी बताओ क्या ये सप्लाई माना जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि भैया कंसीडरेशन होना जरूरी था, पर्सनल पर्पस के लिए अगर मैं ले रहा हूं तो कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर मैं बोलूं यहां पर आपको, ब्रदर से मैंने
सर्विस ली है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वही डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस ली, ठीक है, और ये मैंने बिजनेस पर्पस के लिए ली है और विदाउट कंसिडरेशन लिया है। अब बताओ क्या ये सप्लाई है? कौन सा सेक्शन? वेरी वेरी गुड, 7(1)(c) और शेड्यूल 1 पैरा 4 के हिसाब से क्या बोलता था? कह रहा है कि भाई रिलेटेड पर्सन से अगर आप लोगे, क्या ये ब्रदर मेरा जो है ये रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता ही नहीं आता? मेंबर ऑफ सेम फैमिली, यस। तो अगर मैंने उससे लिया है और ये क्या किया है, विदाउट कंसिडरेशन किया है और बिजनेस पर्पस के लिए लिया है, तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 4 के हिसाब से। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पर एक और बात, कि या फिर अगर मैं बोलूं ये जो है मेरा ओन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि मेरी खुद की ब्रांच है, वहां पर ब्रांच ऑफिस, क्या तभी भी ये वाला सप्लाई मान लिया जाएगा? यस, खुद की ही ब्रांच से अगर मैंने लिया है या खुद के हेड ऑफिस से लिया है, एस्टेब्लिशमेंट से, तो भी मान लिया जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? जब मैं इसको, अच्छा यहां पर बिजनेस पर्पस तो होना ही चाहिए, देखो विदाउट कंसिडरेशन चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर बिजनेस पर्पस होना, बिजनेस पर्पस नहीं है तो वहां पर फिर वो जीएसटी के दायरे से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? क्या क्लैरिफाई हो गई ये चीज या नहीं हुई, बताओ? ठीक है, इसका आप क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख लो। देखो कोशिश करो कि आप उसका ना प्रिंट आउट निकाल के रखें, और जो जो जैसे जैसे मैं मार्किंग करा रहा हूँ वहां वहां पर अगर लिखते रहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होती रहेगी। और अभी एक और मैं बात बता दूं, क्योंकि मैं प्रिंट करवाने वाला हूँ बुक, तो आप लोगों के लिए मैं पहले ही बुक कर दूंगा, ठीक है? बुक्स को समझ में आ रहा है? तो बुक्स पूरा का पूरा प्रिंटेड बुक्स जो है वो मंगवा लेना, ठीक है? वो मैं ऑर्डर कर दूंगा उसके लिए कि आपके लिए प्रिंटेड बुक्स आ जाए, और साथ में जरूर जरूर लेना है उस बुक को, ठीक है? और उसको जब स्टडी करोगे तो उसके हिसाब से फिर आपको उसको स्टडी करना है, ठीक है ना? जब सामने जो फिजिकल नोट सामने होते हैं ना, उसको पढ़ने का मजा कुछ और होता है। अच्छा एक बात बताओ, कलर्ड नोट्स प्रिंटेड चाहिए आपको या फिर क्या नाम है ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा आपको? क्योंकि कॉस्टिंग उसी हिसाब से आएगी। जो कलर नोट्स आप देखते हो ये वाले, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें, लेकिन कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी बुक की, और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाले में थोड़ी कम की आएगी, ठीक है? तो आप मेरे को बता देना कैसे कैसे क्या क्या चाहिए, किस किस के लिए, किसी को अगर कलर चाहिए तो वो कलर ले सकता है, किसी को अगर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट ले सकता है, ठीक है? ये मेरे को बता देना आप लोग। मैं कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन ही मैं बताऊंगा यहाँ पर कि कलर्ड में ज़्यादा लगेगा, ठीक है? और यहाँ ये मैं कॉस्टिंग बेसिस पे ही दे रहा हूँ आपको, वैसा कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, जितने की कॉस्टिंग आएगी आप उतनी पे कर देना, ठीक है? यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि क्योंकि कलर्ड बेसिस पे अगर आप लेते हो, वैसे उसमें भी काम चल जाएगा, लेकिन उसमें पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा, जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपको दिखते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो कोशिश करना कि आप कलर्ड वाली ले लें, ठीक है? चलो, मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन, एनी पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे क्या बोल रहा है, मिस्टर राघव प्रोप्राइटर एक है, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, हैज सॉट, क्या करता है, आर्किटेक्ट सर्विस करता है फ्रॉम हर सन लोकेटेड इन यूएस, यूएस में उसका एक सन है, उससे वो आर्किटेक्ट की सर्विस लेता है, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू हर, नहीं आ जाएगा, हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन इंडिया, सॉरी इन दिल्ली। एक बात बताओ, क्या ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, क्या ये पर्सनल पर्पस के लिए हो गया? पर्सनल पर्पस के लिए लिया है, yes. Although the service have been received by Raghav without consideration from a related person, ये related person भी है, without consideration भी है, yet it will not qualify, क्यों क्यों क्यों? Since the same has not been received in the course or furtherance of business purpose के लिए। समझ में आ गया या नहीं आ गया, बोलो? क्लियर है पॉइंट्स? चलो, ऑल क्लियर तो नहीं है ना?
क्लियर है वैसे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा शेड्यूल 1। बता दो जल्दी से मेरे को, यहाँ पर हल्का सा मैं साइड से ले लेता हूँ आपको, ये बताओ मेरे को शेड्यूल 7(1)(a) क्या कहता है, क्या क्या होना चाहिए इसमें, जल्दी से बता दो। सप्लाई के लिए गुड्स या सर्विस की क्या होनी चाहिए, हाँ, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस और डिस्पोजल, सच एज है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। कंसिडरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या इसमें बिजनेस पर्पस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पर सप्लाई मान लिया जाएगा। 7(1)(b) के बारे में बताओ जल्दी से, क्या ये गुड्स के बारे में बात कर रहा है, सर्विस के बारे में बात कर रहा है, सर्विस के बारे में बात कर रहा है। क्या क्या चीजें, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए, चाहे बिजनेस पर्पस हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 7(1)(c) किसके बारे में बात करता था, कहता था कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें कंसिडरेशन तो नहीं है, किसको रेफर करता था, शेड्यूल 1 को। शेड्यूल 1 में कितने एक्टिविटी, 4 एक्टिविटी। सबसे पहले अपने पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 और पैरा 4। पैरा 1 में बात की थी परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स की, जिस पर आईटीसी क्या क्या ले लिया था या नहीं ले लिया था, आईटीसी ले चुके थे। सप्लाई ऑफ, यहाँ पर ये गुड्स की बात थी, यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन कौन था, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, और बिजनेस पर्पस के लिए तो होना ही चाहिए, कंसिडरेशन नहीं है चलेगा, बट बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन थी 50,000 की, एम्प्लॉयर अगर 50,000 तक का गिफ्ट देता है, ठीक है। 3 में क्या था, पैरा 3 में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, ठीक है, इसके बीच में सप्लाई मानी जाती थी। अच्छा, 4 में क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, किससे किससे लिया है, बता दो, रिलेटेड पर्सन से लिया है, और या फिर रिलेटेड पर, या फिर ओन एस्टेब्लिशमेंट, कौन है, कहां पर है ये दोनों, आउटसाइड, क्या बोलो ना, समझा है नहीं समझा है? क्या ये याद हो गया है आपको अच्छे से, एग्जाम में कोट कर दोगे सेक्शंस, किस हिसाब से ये सप्लाई है, ठीक है ना। देखो, यहां तक हमारा हो चुका अच्छे से क्लियर। यहाँ पर अब बात करेंगे हम, यहाँ पैरा 3, पैरा 3